हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। भाई सबकी नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम वर्क पावर एनर्जी को करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है, आपको बिल्कुल इस लेक्चर को वैसे ही लेना है जैसे आप रिवीजन कर रहे होते हैं, लेकिन रिवीजन में आपको ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो ये जो लेक्चर है 1-1.5 घंटे का होगा, उसमें आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। कॉपी पेन निकाल कर रखिए, हम एक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। आप उसका फॉर्मूला फटाफट से अपने उस कॉपी पेन को लेकर रख दीजिएगा कि भाई मेरा ये कंसेप्ट है, मैंने पूछा वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला लिख देना है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मेरे करने से पहले आपको वो क्वेश्चन कर देना है। इससे क्या होगा कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमारी पूरी रिवीजन भी हो जाएगी। दूसरी चीज, भाई क्या मुझे पूरी वीडियो देखनी है या नहीं देखनी? भाई देखो, जो क्वेश्चन मुझे आता है वो तो मैं खुद ही फटाफट से सॉल्व कर लूंगा, है ना। अगर मुझे लगा कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, मैं सर की वीडियो को देख लूंगा, अदरवाइज मैं उस चीज को स्किप करके आगे वाले पार्ट पर बढ़ जाऊंगा। तो ऐसे करके आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी वीडियो देखनी है, मैं ये कह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वीडियो के, एटलीस्ट वो तो हमारे को देखने हैं, क्योंकि ये मैं वीडियो व्यू के लिए तो बना नहीं रहा हूँ। ये मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि भाई तुम लोगों की रिवीजन हो जाए। आखिरी मंथ चल रहा है, आखिरी इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, ये बस इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है अनमोल कुमार, मैं जेई फिजिक्स और नीट का एजुकेटर हूँ बच्चों। और आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं सारे के सारे खत्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर से। तो पहला टॉपिक हमारा आ जाता है मेथड टू कैलकुलेट द वर्क। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एटलीस्ट शेयर तो कर दीजिएगा यार, किसी को जरूरत हो तो उसके पास पहुंच जाए, जरूरतमंद के पास वीडियो पहुंच जाए, है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं शेयर को क्यों कह रहा हूँ। देखो, जितनी ज्यादा रीच होगी, अब क्या होता है, हर बच्चा अलग टीचर से समझता है। तुम्हें शायद मेरे से समझ आए, उसे किसी और से समझ आ रहा हो, तो वो किसी और से पढ़ रहा हो। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मेरे से समझ आता ही आता है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर वो किसी और एजुकेटर से नहीं समझ पा रहे किसी भी कारणवश, तो कम से कम यहाँ से तो वो पढ़ लें, है ना। क्योंकि देखिए, सब एजुकेटर जितने भी है बड़ी मेहनत करते हैं, सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, लेकिन डेस्टिनेशन सबका सेम है कि भाई सब चाहते हैं कि जो रिस्पेक्टिव बच्चा है, भले ही हम उसे जानते हो या उस बच्चे को ना जानते हो, एटलीस्ट वो अपने डेस्टिनेशन मतलब नीट को क्रैक करके एक अच्छी डॉक्टरी हासिल कर ले। ये तो सभी का मन करता है ना। तो हमारा काम क्या होना चाहिए, जितना हो सके हमें इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, रिगार्डलेस कि हम हर वक्त ये सोचते रहे कि भाई मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा या उसे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, मैं उसे नहीं बताऊंगा, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। वी शुड हेल्प एवरीबडी, वी शुड हेल्प एवरीबडी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड टू कैलकुलेट वर्क। और बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्क डन कैलकुलेट करने के कम से कम 3 तरीके होते हैं। बेसिक फॉर्मूला तो वर्क डन का सभी को पता है क्या होता है, तो तुम कहोगे सर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन किस किस टाइप के आ जाते हैं। एक तो वेक्टर टाइप का आ जाता है कि भाई हमारे को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दे देगा, फिर हमसे पूछेगा। कैलकुलस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन आ जाता है ना। तो वेरिएबल फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना पड़ जाता है। और एरिया अंडर द टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, एरिया अंडर कर्व, इसके टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। एक्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दे देते हैं और फिर हमसे पूछा जाता है कि भाई अब बताओ वर्क डन कितना होगा। वो सारी चीजें अभी हम करेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाएगा। फोर्स दे दिया जाएगा आपको, है ना, एंगल दे दिया जाएगा आपको, और डिस्प्लेसमेंट दे दी जाएगी आपको, तीनों चीजें दे दी जाएगी। और फिर पूछेगा कि वर्क डन क्या होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, और ये वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है। हमारे को एक फोर्स दे रखी है 20 + 10y, विच इज एक्टिंग इन दी वाई डायरेक्शन। और यह जो फोर्स F है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये फोर्स F न्यूटन के अंदर है, और ये जो y है ये मीटर के अंदर है। मतलब सब कुछ ऐसा यूनिट्स में चल रहा है। आपको वर्क डन निकालना है फ्रॉम y = 0 टू y = 1 के लिए। तो हम सिंपल सा फार्मूला लिखेंगे, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है हमारी 20 + 10y, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी y डायरेक्शन में dy। डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, डॉट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रही हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 0 डिग्री। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करे, आपको 0 डिग्री का एंगल लगा देना है, क्योंकि बोथ विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो कॉस ऑफ 0 डिग्री कितना हो जाता है हमारे पास, 1 हो जाता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 20 dy + 10y dy, और इसे इंटीग्रेट कर दूंगा। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, 0 से लेकर 1 मीटर, तो 0 से लेकर 1 एंड 0 से लेकर 1 मीटर तक। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पर
20 dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 20y 0 से लेकर 1 प्लस 10y का इंटीग्रेशन, y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, y स्क्वायर अपॉन में 2 0 से लेकर 1। जिस व्यक्ति को नहीं पता उसे मैं बता दूं, y टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है y टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। यहाँ पर अगर हम वैल्यू लगाएंगे तो 21 माइनस 0 एंड देन हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस 5 1 माइनस 0। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 25 जूल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें वेक्टर्स हमारे को दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है कि एक पार्टिकल इस पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर से इस पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर तक जाता है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर दे रखा है 4j कैप प्लस 3k कैप, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है हमारे को, देखो -2i कैप प्लस 5j कैप। अब एक बात बताओ, फाइनल पोजीशन वेक्टर में आई आ रहा है, कहीं आई कैप नहीं आ रहा ना, तो 0 आई कैप लिख देना। और इनिशियल पोजीशन वेक्टर में के कैप नहीं आ रहा तो 0 के कैप लिख देना। अब ये पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ता है। याद करो, मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को dr लिखवा रहा था। dr का मतलब क्या होता है, r फाइनल माइनस r इनिशियल। तो r फाइनल मेरे पास क्या है, 0 आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या, इनिशियल, दैट इज -2 आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप। क्लियर। तो अब आई वाला आई में से माइनस होगा तो 2i कैप, जे वाला जे में से माइनस होगा -1j कैप, ठीक है। 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -1, एंड देन 3 माइनस 0 इज 3k कैप। फोर्स कितनी दे रखी है हमारे को, फोर्स वेक्टर हमारे को दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। ये हमारे को फोर्स वेक्टर दे रखा है। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप डॉट प्रोडक्ट विद व्हाट, ये हमारा जो पोजीशन वेक्टर निकला 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। मैंने आपको पहले ही डॉट प्रोडक्ट बताया था 2D के अंदर, जिसने 2D की वीडियो नहीं देखी है 2D की वीडियो देख लो, उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं। आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 5 जूल। मैं फिर से बता दूं, आई वाला आई के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। इधर रखते हैं। हाँ, अब ये देखो, ये 2i है तो ये यहाँ पर जो 4i है उससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3j है तो ये -j से मल्टीप्लाई होगा, 0k है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब एक चीज ध्यान में रखना, तुम सोचते हो कि भाई यहाँ पर मैं आई जे के ऐसे ही उतार दूंगा, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, इसमें आई जे के नहीं आने वाला। आपको सिर्फ आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, आई मल्टीप्लाई आई 1 होता है, तो 4 2 ज़ा 8, 3 -1 -3। तो जे वाला जब जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जे और जे मल्टीप्लाई होकर आपको 1 ही दे देगा, उसकी उसकी नहीं सोचनी है आपको। जे डॉट जे, आई डॉट आई, के डॉट के, ये हमेशा आपको 1 देंगे, तो इसके लिए नहीं आपको डरना। याद रखना, डॉट प्रोडक्ट का हमेशा जब भी आंसर लिखो प्लीज उसे वेक्टर मत लिखना, स्केलर रहेगा वो, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अब यही है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व वाला क्वेश्चन। एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का हमारे को कर्व दे रखा है, और एक चीज ध्यान रखनी है कि ये कर्व कहाँ से शुरू हो रहा है, ये कर्व यहाँ पर से है। तो ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, ये जो डॉटेड लाइन आप यहाँ देख पा रहे हो, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए है कि इसका कोऑर्डिनेट ये वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना कितना होगा, बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर अगर वो हमसे कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 12 मीटर, तो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई आप बस ये बता दो कि इसका एरिया अंडर द कर्व कितना होगा। क्योंकि अगर हम पहले इसको देखें तो यहाँ एरिया अंडर द कर्व 0 है, तो यहाँ तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ तो पड़ेगा ही नहीं वर्क डन। मानते हो नहीं मानते? तो हमारे लिए कितना एरिया यूजफुल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला एरिया यूजफुल हो जाएगा। तुम इसे कह दो एरिया नंबर 1 ABCD, और इसे कह दो एरिया नंबर 2 BCP, ये बी है, ठीक है, ये क्या है, बी है। तो पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है हमारे को। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी होगी, 2 माइनस 0 2 हो गई, और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी हो गई, 7 माइनस 3 4, ठीक है।
तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना निकल कर आया, 4 इंटू 2 8 आ गया। दूसरा ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेंगे, 1/2 लेंथ, लेंथ हमारे पास कितनी है 2 मीटर, और मतलब हाइट हमारे पास 2 मीटर है, और बेस हमारे पास कितना है देखो, ये है 12, ये है 7, दोनों को माइनस कर दो, 12 में से 7 गए 5, तो यह आंसर आया 5। तो 8 प्लस 5 कितना आ जाएगा 13। तो आसपास 13 जूल का आंसर होगा हमारा, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। एरिया अंडर द कर्व निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन, लेकिन तुम इसे कह सकते हो कि ये एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक तो हमने करा ठीक है, जो हम जानते थे कि काइंड ऑफ लाइक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि भाई तुम कहोगे कि यार ये कैसे मुझे करना है, क्योंकि ये काइनेमैटिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये दो अलग अलग चैप्टरों से रिलेटेड है, काइनेमैटिक्स हो गया एक हमारा, और एक वर्क पावर एनर्जी हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार हम देख लेते हैं। अ बॉडी ऑफ 3 kg मास is under a constant force which is caused which causes a displacement in meter as given by the following relation। तो उसने हमें बोला कि यह जो कांस्टेंट फोर्स है ये इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट को क्रिएट कर पा रही है। हमने कहा चलो ठीक है, वेयर टी इज इन सेकेंड फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड। तो हमें इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर निकालना है कि 2 सेकंड के अंदर उसने कितना वर्क करा, ये हमारा सवाल। अब भाई फोर्स तो हमारे को दे नहीं रखी है, दिमाग खराब हो गया भाई, कुछ तो दे देता, वर्क डन तो पूछ रहा है, फोर्स नहीं दे रखी। चलो कोई बात नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा है वो तो दे रखा है। अपने को पता है फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अपने को पता है एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। काइनेमैटिक्स में यही चीज सीखी है हमने, यही यहाँ भी लगा देंगे। सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालिए, कितना निकल कर आएगा 2/3 टी की पावर 1, वही से डेरिवेट कर दो। आपको पता है ना टी टू दी पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन टी एन माइनस 1, ये आ गया हमारे पास, जहां पर एन की वैल्यू हमारे पास 2 थी। अब इसे फर्दर डेरिवेट कर दो, क्योंकि ये वेलोसिटी है, आपको चाहिए एक्सेलरेशन, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2/3। तो हमारे पास नेट कांस्टेंट फोर्स कितनी हो गई, मास है 3, एक्सेलरेशन है 2/3, तो 2 न्यूटन की हमारे पास कांस्टेंट फोर्स आ गई। अब क्या निकालना है हमारे को, वर्क डन निकालना है, फोर्स है 2 न्यूटन। मेन बात क्या आ गई हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। हम फंस गए, क्यों, क्योंकि हमने फोर्स तो निकाल ली, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ये समय के साथ रिलेशन में दे रखा है। ये डिस्प्लेसमेंट किसके साथ दे रखा है हमें, समय के साथ रिलेशन में दे रखा है, और ये बिल्कुल अजीब सा है यार, ये टाइम स्क्वायर, मतलब ये पैराबोलिकली इंक्रीज कर रहा है। चलो ठीक है, हम इस डिस्प्लेसमेंट को यूज करेंगे एंड देन आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन करे तो करे कैसे, मतलब अगर देखा जाए हमने कांस्टेंट फोर्स निकाल ली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एट टाइम टी इक्वल टू 0, अगर तुम ध्यान दोगे एट टाइम, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी फ्रॉम द ऑरिजिन इटसेल्फ, है ना भाई। ये फंक्शन के अंदर हम टाइम टी इक्वल टू 0 लगाएंगे 1/3 टी स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बात बिल्कुल सही है। अब हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम, एक सेकेंड इसे हटा देते हैं। हमने क्या कहा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 3, दैट इज 4/3। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन वो 0 से बढ़कर कितनी हो चुकी है, 4/3 हो चुकी है। तो अगर हम वर्क डन निकालें यहाँ पर तो कितना लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, कितना हो जाएगा, 2 चौक 8/3 जूल, दिख रहा है। ठीक है, तो कितना होएगा हमारे पास, 2 चौक 8/3 जूल। और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। A chain of length L and mass m is held on a frictionless table. 1/nth part of the chain is hanging over the edge. You have to calculate the work done in pulling the chain slowly. तो ये चेन वाली प्रॉब्लम है, चेन वाली प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना।
तो हमारे को सीधा सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा जैसा कि नीट में आता है बेसिकली कि एक चेन दे देंगे ऐसे, उसका 1/5 पार्ट, 1/6 पार्ट, 1/10 पार्ट, 2/3 पार्ट कुछ हैंग कर रहा है, तो कितना वर्क डन लगेगा ताकि मैं पूरे के पूरे पार्ट को पुल आउट कर सकूं। अब आपको क्या यहाँ पर क्या देखना है, देखिए ये हमारे पास टेबल हो जाएगी, ठीक है सर, ये चेन हो जाएगी। मैं पहले एक बड़ा बड़ा डायग्राम आपको बनाकर दिखा देता हूँ। आप एक काम करना, मान लो ये L/N पार्ट है चेन का, आप इसका आधा देखो, हाफ पार्ट देखो। तुम कहोगे सर हाफ पार्ट क्यों? क्योंकि वहीं पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, है ना? तो L/2N, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, भाई हाफ पार्ट में ही तो लाई करेगा। अब कितनी फोर्स यहाँ एक्ट कर रही होगी? यहाँ पर एक्ट कर रही होगी M' फोर्स। ये M' फोर्स किसकी फोर्स है? ग्रेविटी की फोर्स है। यही वो कांस्टेंट फोर्स है जो हमारी फोर्स को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। ये बात क्लियर है भाई? देखो, अगर मुझे चेन को ऊपर खींचना है, ऑब्वियसली मुझे इसको इसको केयर करना पड़ेगा, है ना? आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स एज वेल, बिकॉज आई एम डूइंग द वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स इटसेल्फ, है ना? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मैं ये चीज कह रहा हूँ, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस फोर्स। अब बात क्या है, ये M' है, M' क्या होना चाहिए? मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट। M' क्या है? मास ऑफ हैंगिंग पार्ट। क्लियर? मैं यहाँ पर ये बहुत ही नॉर्मल मेथड से निकलवा रहा हूँ, कैलकुलस का यूज नहीं कर रहा। मुझे पता है नीट वाला बच्चा कैलकुलस देखते ही डर जाएगा। जेई वाला होता तो मैं कैलकुलस से शुरू करता, जुगाड़ से शुरू ना करता, लेकिन नीट वाला बच्चा क्या है, कैलकुलस देख कर डर जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, इतना तो तुम मुझे लगता है याद रख लोगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, M' निकालना है। M' में कैसे निकालूंगा? याद है पिछली बार मैंने एक तरीका सिखाया था, टोटल मास कितना है रॉड का, या सॉरी टोटल मास चेन का कितना है? कैपिटल M है। टोटल मास कितना है? कैपिटल M। उसे टोटल लेंथ ऑफ द चेन से डिवाइड कर दो, M/L आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो जितना पार्ट हैंग कर रहा है। कितना पार्ट हैंग कर रहा है? L/N। तो मास, जो हैंगिंग मास आ रहा है वो कितना हो गया? M/N। तो यहाँ ध्यान से देखना, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द इंटेंडेड लेंथ। मैंने क्या करा? मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, विच इज द लीनियर डेंसिटी, और उसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? इंटेंडेड लेंथ से, जितना मेरा पीस था यहाँ पर, जितना लंबा मेरा पीस था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आ गया सर? हमारे पास M/N की वैल्यू निकल कर आ गई। तो यहाँ ग्रेविटी की फोर्स कितनी आएगी? M/N इंटू जी। ये बात क्लियर है? ये फोर्स आ गई, और इतना ही मुझे डिस्प्लेस करना है चीज को, है ना? अगर मैं इसे खींचना चाह रहा हूं तो बस मैं इतना ही डिस्प्लेस करूंगा एफर्टलेसली, और ऊपर की तरफ खींच लूंगा। तो वर्क डन हमारे पास कितना आएगा? वर्क डन आएगा फोर्स विच इज M/N इंटू जी इंटू L अपॉन में 2N। ठीक है? तो ये हो जाएगा MgL अपॉन में 2N²। यहां पर से ये एक्सप्रेशन आएगा। ये चीज क्लियर है? अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर एक बात बताओ, देखो सर ये वाला पार्ट रहता है ना नीचे का, इसे भी तो खींचा जाएगा, तो इसका मतलब है इसका फिर अलग से हमें सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। फिर ऐसे नीचे वाला पार्ट है, उसका अलग से सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। नहीं, पहली बात है, मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? ये जुगाड़ मेथड है ना? किससे होना चाहिए था? कैलकुलस से होना चाहिए था। नीट वाले बच्चे को सिखाने के लिए बहुत ही बेसिक मेथड से मैंने ये शुरू करवाया है और खत्म भी करवाया है। आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, MgL अपॉन में 2N² फॉर द चेन वाला क्वेश्चन, कोई भी चेन वाला क्वेश्चन आए। ये एक्सप्रेशन डिराइव कैसे करना है? जुगाड़ वाले मेथड से डिराइव करना है। कैलकुलस से करना चाहते हो तो आपको लेना पड़ेगा कि एक छोटा सा एलिमेंट है, DM मास का एलिमेंट है, वाई डिस्टेंस की दूरी पर है, उसके ऊपर इतनी फोर्स लग रही होगी, फिर मैं उसे इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके L/2N तक। वो फॉर्मूला तुम लगाओ, वो चलेगा, आप लगा सकते हो, लेकिन रिजल्ट यही आएगा। अभी के लिए हम पता है क्या मानकर चलते हैं? हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो पूरी की पूरी चीज है हमारे पास, ये जो पूरी की पूरी चेन है, ये कुछ ऐसे बन गई, ये कुछ ऐसे बन गई। एक बॉक्स बन गया जिसका मास M है, और उसे सिर्फ इतनी सी डिस्प्लेसमेंट काटनी है, L अपॉन में 2N। इतनी सी डिस्प्लेसमेंट काट के अगर ये बॉक्स ऊपर आ गया, हमने इस पूरी चेन को एक छोटा सा बॉक्स, एक छोटा सा पॉइंट मास मान लिया। बस इसे जो डिस्टेंस काटना है, ये इतना सा डिस्टेंस है, इसे डिस्टेंस काट के यहाँ पर आ जाना है। बस हमें उतने तक के लिए वर्क डन निकालना होता है। ये इसका बेसिक असम्पशन होता है। तो आपको तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको इसके अंदर कि ये आपके पास एक टेबल है, और इस टेबल पर ऐसे चेन पड़ी हुई है, और चेन का
ये वाला L/5 पार्ट आपका ऐसे हैंगिंग है। चेन का क्या है, L/5 पार्ट ऐसे हैंगिंग है। तो अगर इफ मास ऑफ द चेन इज mkg, फाइंड द वर्क टू पुल इट। फाइंड द वर्क टू पुल इट, इन्हें पुल करने का वर्क आपको बताना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने लिखा, कितना लिखा, mgl अपॉन में 2n², वही लिखेंगे mgl अपॉन में 2n²। अब यहाँ पर ये बताओ ये कितनावा पार्ट है, तो तुम कहोगे सर ये 1/5वां पार्ट है। 1/5 पार्ट ऑफ द चेन इज हैंगिंग। कितनावा पार्ट है ये, 1/5 पार्ट। तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी। मैं फिर से बताऊं, यहाँ पर क्या था, L/n था, यहाँ पर क्या है, L/5, या फिर कह लो 1/5 पार्ट। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर वो कहे 1/6 पार्ट तो 6 हो जाएगी, 1/7 पार्ट तो 7 हो जाएगी। क्लियर। ये हो जाएगा mgl अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 5 का होल स्क्वायर। सिंपल एज दैट। चलिए अब वर्क एनर्जी थ्योरम पर हम आ जाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में भी मतलब वैसे तो हमें टाइप्स ऑफ एनर्जीज पढ़नी चाहिए एक तरीके से देखा जाए, लेकिन चलो छोड़ो सारी बातें। सबसे पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पर बताते हुए चलूंगा, जो थ्योरी दिमाग में आती रहेगी उसी समय बता दूंगा। दैट्स इट। पहली चीज तो एक चीज ध्यान रखो कि अगर हम मान लो बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मैं ये रीजन नहीं बताऊंगा कि क्यों हम न्यूटन की मैकेनिक्स के अंदर हाफ लिख रहे हैं, जबकि अगर हम बात करें फोटोन के अंदर तो हम लिखते हैं mc², मगर यहाँ पर एक फैक्टर है हाफ का। खैर वो जाने दो। ये जो v होती है ये वेलोसिटी नहीं होती है, ये स्पीड होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब जो भी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो उस इंस्टेंट पर आपको स्पीड पता चल जाएगी, तो उस इंस्टेंट पर आपको काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी। सिंपल एज दैट। ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तुम कहोगे सर कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो हम धरती के अंदर है, धरती कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। तो मैं तुम्हारे हिसाब से मैं क्या हूँ, अभी इस वक्त स्टेशनरी हूँ, मूव वूव कुछ कर नहीं रहा हूँ, भाग भाग कुछ नहीं रहा हूँ। तो अगर मैं तुमसे पूछूं मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो तुम कहोगे सर 0 है, क्योंकि आप तो मूव ही नहीं कर रहे हो। मैं कहूँगा अच्छा। अच्छा मार्स पर जाकर बैठी हो जरा। अब तुम मार्स पर जाकर बैठ गए, तुम्हें धरती मूव होती हुई दिखेगी, है ना, अपने रिलेटिव धरती मूव होती हुई दिखेगी। अब मैं वहां पर फोन लगाऊंगा, हाँ बेटा अब बता तुझे मेरी कितनी काइनेटिक एनर्जी लग रही है। तो वो तुम कहोगे सर नॉन जीरो लग रही है, क्योंकि अब तुम धरती के साथ मूव कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो यू आर हैविंग सर्टेन काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद योर बॉडी। मैंने कहा चलो ठीक है, यही हो गया बस, कि भाई काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर जाती है। यूनिट इसकी क्या होती है, सिंपल सी बात है, हमारे पास हाफ mv² है, तो यूनिट हम लिखेंगे तो जूल में ही लिखेंगे, भाई है तो ये एनर्जी ही है। डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाता है, ml²t-2 हो जाता है। अच्छा मोमेंटम की फॉर्म में भी इसका आंसर हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, p² अपॉन में 2m, मोमेंटम का होल स्क्वायर अपॉन में 2m। दूसरी चीज आ जाती है आपके पास क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर ज्यादातर जो हम पढ़ते हैं वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक स्प्रिंग एनर्जी। अब इसको पढ़ने से पहले कुछ और चीजें तुम सीख लो, जैसे तुम्हारे पास एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, इंपॉर्टेंट बातें ही बताऊंगा, और एक हो जाता है तुम्हारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल ऐसे लेकर चलो, मान लो तुम किसी दुकानदार से 10 रुपए का पेन लेकर आए, है ना, तुम पेन लाए, घर लाए, चला नहीं, वापस गए, तुमने बोला यार ये तो चल नहीं रहा है, वापस ले लो, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। उसने क्या करा, तुम्हारा पेन वापस लिया और पैसे तुम्हें वापस कर दिए, दैट्स इट। तो जो तुमने लगाया तुम्हें वापस मिल गया एट द एंड ऑफ द डे। मतलब अगर तुम यहाँ पर कहो कि मेरा जो नेट वर्क डन हुआ अक्रॉस द लूप लाइन इंटीग्रल, अगर मैं अपना वर्क डन निकाल रहा हूँ, वर्क डन फॉर अ क्लोज लूप निकाल रहा हूँ, क्या है, वर्क डन फॉर अ क्लोज लूप, क्या आंसर आ रहा है मेरा, 0 के बराबर आ रहा है। जितना मैंने दिया उतना मैंने वापस रिकवर भी कर लिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाती है। कौन कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव हो जाती है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव है ना, ग्रेविटेशनल हमारे पास कंजर्वेटिव है, और कौन सी है, इलास्टिक हो गई, स्प्रिंग हो गई, ये सारी कंजर्वेटिव फोर्स इसके अंदर आ जाती है। ये सारी की सारी किसके अंडर आ जाती हैं,
सारी की सारी ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर आ जाती है। तो नॉन कंजर्वेटिव कौन सी हो गई फिर? नॉन कंजर्वेटिव में जैसे एक एग्जांपल लेकर चलो, फ्रिक्शन, है ना? अब अपन लोग गाड़ी निकालते हैं, यहाँ से गए सीधा स्कूल या कहीं पर भी, जहाँ भी तुम्हें जाना है, पेट्रोल वापस मिल जाता है क्या? नहीं सर, बर्न हो गया, खत्म। पूरा दिन सुबह तुमने अच्छे से नाश्ता करा, शाम को आते हो, थक हार जाते हो, शरीर टूट जाता है, एनर्जी कहाँ चली गई? फिर डिसिपिएट हो गई। मैं कहूँ वापस लेकर आना उस एनर्जी को, तो तुम कहोगे अरे सर अब कैसे लेकर आए, अब तो वो यूनिवर्स में चली गई ना, हमें नई एनर्जी गेन करनी पड़ेगी फ्रॉम द फूड सोर्स इटसेल्फ। मैं वापस रिवर्स नहीं कर सकता उस प्रोसेस को, है ना? ये बात आप समझ रहे हो? तो फ्रिक्शन हमारी नॉन कंजर्वेटिव हो गई। इसके अंदर जो लूप इंटीग्रल होता है वो जीरो नहीं होता, ठीक है? इट इज अ काइंड ऑफ डिसिपेटिंग फोर्स इटसेल्फ। तो ये हो गया हमारे पास क्या, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। इतना जानना हमारे लिए काफी है इसके अंदर, इससे ज्यादा जानना कोई जरूरी नहीं। अच्छा, इसी के अंदर एक और चीज बता दूं जो नीट में पूछ ली जाती है। भाई जो हमारे पास ये होता है मैग्नेटिक फोर्स, क्या ये कंजर्वेटिव में आता है या फिर ये नॉन कंजर्वेटिव में आता है? मैग्नेटिक फोर्स है, वो किसका हिस्सा है, कंजर्वेटिव का या नॉन कंजर्वेटिव का? कौन सी फोर्स है वो? देखो, ये कोई भी नहीं है, ना ये कंजर्वेटिव है ना ये नॉन कंजर्वेटिव के अंडर आती है, ये बिल्कुल अलग है। आप बात समझ रहे हैं? इसे इनमें मत गिनिए आप, ना ये कंजर्वेटिव है ना ये नॉन कंजर्वेटिव है, नीदर कंजर्वेटिव नॉर नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, वर्क डन, वर्क डन इन, या ऐसे कह लो, मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट डू एनी वर्क ऑन चार्ज पार्टिकल। भाई मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर कोई भी काइंड का वर्क नहीं करता, कोई भी टाइप का वर्क ये नहीं करेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर। इज दैट क्लियर? फोर्स लग रही है वो एक बात अलग है, लेकिन फोर्स लगने का मतलब ये नहीं हो जाता कि भैया वो कोई वर्क कर रहा है चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तुम कहोगे सर ऐसा कैसे, ऐसा आप कैसे क्लेम कर सकते हो? मैं बताता हूँ। अगर हम यहाँ पर देखें, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, ये मान लो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से आगे बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, हाँ या ना? लॉरेंस फोर्स। अब ये क्या करेगा, ये एक सर्कल बनाने की कोशिश करेगा, तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कैसी होगी? सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होगी। मान लो ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसकी स्पीड जो हम वी लेकर चल रहे हैं, हम देखते हैं कि भाई उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फोर्स हमेशा एक पर्टिकुलर सेंटर की तरफ लग रही है, तुम कहोगे हाँ। वेलोसिटी आगे की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ होगी, तुम कहोगे हाँ। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, तुम कहोगे हाँ। तो अब ये बताओ वर्क डन कितना हो गया? तो तुम कहोगे सर वर्क डन फोर डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 90 डिग्री, दैट इज वर्क डन हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? जीरो निकल कर आ जाएगा। अब बोलो, फोर्स किसकी है? मैग्नेट की, वो मैग्नेटिज्म की, है ना? फोर्स मैग्नेटिज्म की, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी, वर्क डन जीरो आ रहा है। और सिर्फ ये एक ही केस में नहीं, तुम कहीं पर भी लेकर चल लो यार। तुम यहाँ पर आ जाओ, ये तुम्हारी स्पीड है, ये तुम्हारी फोर्स है, अभी भी अगर देखो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगी, 90 डिग्री का एंगल है, वर्क डन हमेशा जीरो आने वाला है। क्लियर है ये वाली बात? इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ जो कि नीट के अंदर आ चुका है। वो कहेगा एक पेंडुलम बॉब है, ये पेंडुलम बॉब है, वर्क डन बाय टेंशन की बात करेगा। वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन ऊपर एक्ट करती है, अगर तुमने पेंडुलम को आगे की तरफ फेंका, थोड़ा सा हल्का सा आगे की तरफ कर दिया, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो आगे की तरफ होगी, है ना? टेंजेंशियल होगी, भाई हमारे को पता है ये कुछ ऐसा मोशन दिखाएगा, सर्कुलर आर्क में ये मोशन दिखाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी हमेशा वो टेंजेंशियल होगी। तो अगर मैं यहाँ देखूँ टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो वर्क डन बाय द टेंशन इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ द पेंडुलम विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। तुम कहो सर यहाँ पर कर देता हूँ मैं, कर दे मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिस्प्लेसमेंट अभी भी ऐसे है, टेंशन अभी भी ऊपर की तरफ लग रही है, 90 डिग्री का एंगल है, आंसर कितना आएगा तेरा? तब भी जीरो आएगा। क्लियर? ये हमारे पास हो गई कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो 2 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है हमारे पास और एक स्प्रिंग की एनर्जी हो जाती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली रेफरेंस की ही देन है। अगर रेफरेंस नहीं होगा तो मेरे हिसाब से कोई पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात आप समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हम दोनों बिल्डिंग पर हैं। तुम मेरे साथ बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर खड़े हो, हम दोनों एक साथ बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं। मैं कहूँ भाई बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? और तुम्हें पता ना हो कि हम बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर खड़े हुए हैं। तो तुम कहोगे सर 0 पोटेंशियल एनर्जी है, हम तो ग्राउंड पर ही तो खड़े हुए हैं। हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल सही, है ना? चलो एक एग्ज़ाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग का टॉप है, मान लिया। अगर हम दोनों मिलकर ग्राउंड पर खड़े हैं, मैं कहूँगा हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? तो तुम कहोगे सर 0, क्योंकि हम दोनों लेवल ग्राउंड पर हैं। अब मैं क्या करूँ? मैं यहाँ से यहाँ चला गया टॉप पर। मैं कहूँगा अब बता भाई किसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी? तो तुम कहोगे सर मेरी तो 0 है क्योंकि मैं ग्राउंड पर हूँ, लेकिन आपकी mgh हो चुकी है। किस बेसिस पर बोला तुमने mgh? तुमने यहाँ पर इनवॉलंटरली ये बोला कि पहली बात तो ये है सर मैं ग्राउंड को अपना रेफरेंस ले रहा हूँ। ली मैंने रेफरेंस। जैसे ही मैंने ग्राउंड को रेफरेंस ली, मैंने एक रेफरेंस डिफाइन कर दी, तभी मैं कह रहा था ये जो एनर्जी होती है रेफरेंस के ऊपर बेस होती है। इसे रेफरेंस की ज़रूरत है। अभी तुमने ग्राउंड को ही रेफरेंस लिया हुआ था, हम दोनों वहाँ पर थे, तुम्हारे हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। भाई मैं रेफरेंस टॉप ऑफ द बिल्डिंग भी तो ले सकता था, तब तो नहीं 0 होती। क्या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो होती मेरी पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारी हो जाती। तो तुमने बोला कि सर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मेरे से हाइयर है क्योंकि आप हाइट h पर हो। तो तुमने सबसे पहला काम क्या करा? तुमने सबसे पहले रेफरेंस एक डिफाइन कर दी। तुमने देखा कि मैं कितना ऊपर हूँ। तुमने मेरे मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे आपके पास निकल कर आ गई मेरी पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालें, मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप एक रेफरेंस बनाएं। आप ये देखिए कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है। अगर वो अपसाइड है रेफरेंस के तो प्लस एच आएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg प्लस एच। अगर वो नीचे की साइड है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस mgh। सिंपल एज दैट। क्लियर? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारे पास। और देन अब हमारे पास क्या बची? एक स्प्रिंग एनर्जी बची। स्प्रिंग, तो मैंने आपको बताया था एनएलएम के अंदर हम स्प्रिंग को जब भी खींचते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्प्रिंग उसका अपोज करता है। देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग अगेंस्ट अस सो इट कैन रीगेन इट्स ओन शेप। वो वापस अपनी शेप को रीगेन करना चाहता है। तो होता क्या है इस केस के अंदर, भाई जब भी हम इसको खोलते या बंद करते हैं, मतलब इसे जब भी हम खींचते या दबाते हैं, तो ये अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है। अब उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? उस एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ के एक्स का होल स्क्वायर, वेयर एक्स इज द एक्सटेंशन और द कंप्रेशन विच इज बीइंग इन द स्प्रिंग। एक्सटेंशन होता है या फिर क्या हो जाता है, कंप्रेशन होता है जो स्प्रिंग के अंदर होता है। मतलब एक्स को आप इलोंगेशन लिख लीजिए अगर आपने उसे इलोंगेट करा है, या कंप्रेशन लिख लीजिए अगर आपने उसे कंप्रेस करा है। ये चीज़ क्लियर है हमारी? ये ध्यान में रखना, बस इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़, एक रिलेशन लिख कर दे रहा हूँ, उस रिलेशन को हमेशा ध्यान रखना। रिलेशन ये है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव चेंज इन वर्क डन फॉर एक्सटर्नल फोर्सेज ओनली। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क कर रही है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क कर रही है तो ध्यान रखना जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा दैट विल बी द टोटल वर्क विच इज डन बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स। मैं चेंज इन वर्क लिख रहा हूँ गलती से, दैट इज द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, अपन लोग क्या है, बैठ जाते हैं शाम को आके रोज, मम्मी से क्या कहते हैं, मम्मी खाना दे दो। मम्मी एक्सटर्नल वर्क करने वाली एक एंटिटी है जो हमारे को रोटियां बनाकर देती है। वो रोटियां हम खाते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, बात खत्म। ये बात समझ आई? अगर कोई एक्सटर्नल वर्क कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी वो बढ़ा रहा है। मम्मी ने काम करा, मम्मी ने रोटियां बनाई, मुझे दी, खिलाई, मैं ताकतवर हो गया, मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है? लेकिन वहीं पर अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स काम करे, मान लो कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, वो काम करे, तो उसके कारण वर्ष जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो घट जाती है। कहने का मतलब है अगर मैं अपना काम खुद करूं, जैसे कि मैं स्कूल गया, पीटी टीचर ने कहा कि भाई चल ठीक है 10 राउंड लगा, है ना, 10 राउंड मत लगा, तू एक काम कर, छोड़ सारी बातें, तू ये बॉल को उठा, इधर इधर से उठाकर तड़ी पार रख दे, यहाँ 10 बॉल है तो तुझे 10 बार ऐसा करना है। थोड़ी सी थकान महसूस होगी नहीं होगी? हाँ या ना? वो क्यों होगी? क्योंकि वो काम मैंने खुद करा है ना, मेरा खुद का करा गया कार्य है। उस वजह से मेरी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
कुछ हो ना हो ये रिलेशन जरूर याद रखना फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर। अब आ जाते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम पर। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि नेट वर्क डन डन बाय एनी फोर्स, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, कोई भी फोर्स जितना टोटल वर्क डन करे दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन बाय एनी काइंड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हम पहली इक्वेशन रखेंगे। दूसरी इक्वेशन इसी से डिराइव्ड होती है जिसे हम कहते हैं टोटल एनर्जी थ्योरम। क्या कहते हैं? टोटल एनर्जी थ्योरम। टोटल एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या लिख कर देता है हमारे को? टोटल एनर्जी थ्योरम हमारे को बोलता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल एट अ सर्टेन पॉइंट ए विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एट द सर्टेन पॉइंट बी, दैट इज एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी क्या है हमारे पास? कंजर्व्ड है। तो जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्सेस में जाओगे उसमें कोशिश करोगे तो टोटल एनर्जी थ्योरम ही लगाओगे। ये हमेशा से ही लगाते हो, लेकिन तुमने ध्यान दिया वहां पर सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव होती है, ऐसे कोई भी नहीं है कि नॉन कंजर्वेटिव हो। फ्रिक्शन वगैरह यूज नहीं होता। तुम चाहो तो मैं फ्रिक्शन यूज करके भी इसके अंदर दिखा सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो सिर्फ सवाल सॉल्व करना होता है। मेरे लो हर चीज एक सवाल है। आप बात समझ रहे हो? तो फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्वर डजंट इवन मैटर, बस आपको पता होना चाहिए कि आप चीजों को कैसे ट्वीक करोगे। खैर जाने दो यार, तुम्हें किसी दिन फुर्सत से सिखाऊंगा। अगर वक्त मिला यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके अंदर आराम से सिखा दूंगा। लेकिन ये दो थ्योरम है, इन दो थ्योरम्स को मैं लगाना आप लोगों को सिखा देता हूँ। देखो ध्यान रखना, टोटल एनर्जी थ्योरम कभी भी सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर होता है। जैसे बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट, भाई कितना पैसा मेरे पास है, कितना पैसा मैंने खर्च दिया, कितना पैसा मेरा बच गया, अगर ये एनालॉजी आ गई तो टोटल एनर्जी थ्योरम को मैं बार बार किसी भी चीज में लगा सकता हूँ। चाहे उसमें मैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कोई सी भी मैं फोर्स ले लूँ, डिसिपेटिंग फैक्टर ले लूँ या नॉन डिसिपेटिंग फैक्टर ले लूँ, सिंपल एज दैट। ठीक है, करेंगे जो भी है। लेट अस डू अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक बॉक्स है जो बेचारा 10 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। जब वो x इक्वल टू 20 के मार्क पर आया तो यहाँ पर से एक रिटार्डिंग फोर्स उसके ऊपर लगनी शुरू हुई, जिस वजह से x इक्वल टू 30 मीटर तक पहुँचते पहुँचते उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो गई। तो हमारे को ये बताना है कि जो नई काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी होगी। क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे को गिवन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 किलो का ब्लॉक है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो इसका मतलब है क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे को गिवन है तो फाइनल की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? नेट वर्क डन। कौन सी फोर्स है? तो तुम कहोगे सर 0.1x, ये हमारे पास फोर्स दे रखी है, वेरिएबल फोर्स है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल। अब फोर्स पीछे लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी आगे है, तो एंगल कितना है? 180 डिग्री का एंगल है। कहाँ से कहाँ आप जा रहे हो? आप 20 मीटर से 30 मीटर तक जा रहे हो। ये बात क्लियर है? अब इसे करना स्टार्ट करेंगे हम। 0.1x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 कॉस 180 डिग्री -1। लिमिट लगाऊंगा 20 से 30, कितना आ जाएगा? 0.1 अपॉन में 2, 300, वो सॉरी 30 का स्क्वायर 900, 900 में से माइनस 400 और एक -1 यहाँ पर ही रहेगा मेरे पास। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 550 25 -25 जूल। तो नेटवर्क डन हमारे पास कितना निकल कर आया है साहब? -25 जूल निकल कर आया सर। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। मास कितना था? 10 था, गलती से 2 ले लिया, 10 था ना। हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 500, 500 ही हो जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? फाइनल -500। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि भाई नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन कितना है? -25, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल कर आ जाएगी आपके पास? 475 जूल। कितनी निकल कर आ जाएगी? 475 जूल, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव ऑन करते हैं। देयर इज अ पार्टिकल विच इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ सर्टेन हाइट।
इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स देन दैट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट रिस्पेक्टिवली आर। यह जो क्वेश्चन है ये टोटल एनर्जी थ्योरम पर है, मैं आपको पहले ही बता दूं। तुम कहोगे सर इसके अंदर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज नहीं कर सकता। अरे भाई वही तो कर रहे हैं, टोटल एनर्जी भी तो उसी का वेरिएशन है। तो कर नहीं सकते क्या? कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, क्वेश्चन को जितना लंबा खींचना है तुम्हारे ऊपर है भाई। तुम जिसमें प्रोफिशिएंट हो तुम वो मेथड लगाओ। मैं तो अपने मेथड को चेंज करता रहता हूँ, कभी टोटल एनर्जी कभी वर्क एनर्जी। है यहाँ पर भाई, ये तो 9th क्लास वाला मेथड है ना, हाइट दे रखी है, स्पीड दे रखी है एंड काइंड ऑफ लाइक हमें रिलेट करते रहना है। तो 9th क्लास वाले ही थ्योरम लगाऊंगा मैं, है ना। क्यों मैं इतना ज़्यादा सोचूं, क्यों मैं ये फंसता रहूं कि मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा, मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। भाई मुझे नहीं फंसना इस चीज़ों में, अपने को बहुत ही आराम से काम करना है, अपना सिस्टम बड़ा अच्छे से चलता है उससे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज कर लेते हैं हम। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एस। मान लो ये हाइट एस है, हमने पार्टिकल को रिलीज करा। रिलीज करने का मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। एक पर्टिकुलर हाइट पर, मान लो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो दे रखी है वो 3 गुना है पोटेंशियल एनर्जी के। क्लियर? यस। हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट आर। तो इस इंस्टेंट पर ये बताना है कि ये जो हाइट h है ये कितनी है, पहली चीज, और यहाँ पर स्पीड कितनी है, दूसरी चीज। तो अपन लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे आप 2 पॉइंट चूज कर लो, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। दोनों की टोटल एनर्जी को इक्वेट कर दो। पॉइंट नंबर ए पर टोटल एनर्जी कितनी है तो तुम लिखोगे सर mgs के बराबर, और पॉइंट नंबर बी पर टोटल एनर्जी कितनी है तो तुम लिखोगे सर वहां तो कुछ दे नहीं रखा, मैं लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना पॉइंट नंबर ए पर तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर है, लेकिन मुझे पता है पॉइंट नंबर बी पर मेरी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3 गुना है पोटेंशियल एनर्जी के। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 4 PE, ये मेरी टोटल एनर्जी हो जाएगी। अब इन दोनों एनर्जियों को अगर मैं एक साथ बैलेंस कर दूं तो ए की एनर्जी किसके बराबर, बी के बराबर, हाँ या ना। इसका मतलब क्या है, mgs किसके बराबर हो जाएगी, 4 गुना पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट h, है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट h। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट h इज mgs अपॉन में 4। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एट दिस हाइट कितना निकल कर आ जाएगा, mgh, है ना, इक्वल टू mgs अपॉन में 4। mg से mg क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो h की वैल्यू क्या आ गई, s/4 आ गई। एक चीज ध्यान रखना, फिर से मैं बता देता हूँ। ये तुम देख रहे हो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, PEH, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये तुम्हारा क्या है, वो सबस्क्रिप्ट है, वो जो छोटा सा नीचे नहीं लिखते। अरे वो जो छोटा सा नीचे नहीं लिखते, जैसे तुम अपने केमिस्ट्री के अंदर लिखते हो C2H6O12 कुछ ऐसा लिखते हो ना, ऐसे ऐसे ये जो ये 2, 6 और 12 होते हैं, ये वो है। ये H मल्टीप्लाई मत कर देना पोटेंशियल एनर्जी से, ये H उसके नीचे छोटा सा लिखा हुआ वो सब्सक्रिप्ट या प्रीफिक्स जो भी तुम कहते हो, ये वो है। मुझे अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा, बात आप समझ रहे हो। चाहो तो इसे कुछ भी लिख सकते हो कि भाई मैं इसे लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट, तो ये x मान लोगे तो यहाँ x लिख देना, लेकिन मैंने इसे h मान रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट h में लिख रहा हूँ। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर भी तुम देख पा रहे हो, इस जगह पर भी मैंने उसे h हाइट डिक्लेयर करा हुआ है। क्लियर? तो इस जगह पर भी ये जो है मेरा, ये पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर हाइट स्मॉल h है। इसे ये मत करना कि भैया मैं इसको p के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नहीं सर। फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, mgh रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, mgh, mg से mg काट देना, h की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। पहले सबसे पहला काम हमारे को क्या करना है, इस फॉर्मूले को हटाना है। ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत हार्ड है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है हमारी, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv² इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, mgh की वैल्यू क्या आ रही है, s अपॉन में 4। ये चीज क्लियर है। अब m से m क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड है
उसकी वैल्यू आ जाएगी √3s अपॉन में, एक मिनट रुकना, 3sg अपॉन में 2। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है s/4 और √3sg अपॉन 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी। यार ये ध्यान रखना, तुम देख रहे हो इसको और इसको कितना अंतर है, ये रूट पूरा चढ़ रहा है, तो प्लीज पूरा रूट चढ़ाएं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये मैं बता चुका हूँ आपको स्प्रिंग वगैरह के बारे में। यहाँ पर एक स्प्रिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं। टू सिमिलर स्प्रिंग P and Q have a spring constant Kp and Kq such that Kp is greater than that of Kq. They are stretched first by the same amount in the case A, then by the same force in the case B. Work done by the spring Wp and Wq are related in the case A and case B as follow. चलो भाई बना लो, केस ए बनाओ पहले, केस बी बनाओ। इंस्टेड ऑफ कि हम कंफ्यूज होते रहे, पहले एक केस को सॉल्व करेंगे फिर दूसरे केस को सॉल्व करेंगे, बहुत समय है हमारे पास। नहीं वैसे तो समय तो नहीं है, सच बात बोलूँ तो समय ही तो नहीं है। चलो छोड़ो, जाने दो, अपने को क्या, अपने को तो सवाल सॉल्व करना है। केस ए ले लो, केस ए में क्या कह रहा है, दे आर स्ट्रेच्ड फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट। दोनों को एक्स डिस्टेंस से आप स्ट्रेच कर रहे हो, कर रहे हो नहीं कर रहे? तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसने कहा वर्क डन बाय द स्प्रिंग, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, -12 kx²। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। पढ़ते आए हो अभी तक, वर्क डन नेगेटिव होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना ढिमकाना, याद नहीं रख पाता मैं। अब याद रखोगे तुम कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये तुम लिख सकते हो -u फाइनल -u इनिशियल। इनिशियली कोई एक्सटेंशन नहीं था, कोई कंप्रेशन नहीं था, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। फाइनली जब आप उसे एक्स डिस्टेंस तक स्ट्रेच या कंप्रेस करोगे तो ½ kx² हो जाएगी, इसलिए -12 kx² आ रहा है। खैर गोली मारो, तुमने यहाँ पर क्या निकाला, वर्क डन बाय द स्प्रिंग नंबर p कितना हो जाएगा, 1/2 kp(x²). याद रखना है यहाँ x सेम है, यहाँ पर जो इलोंगेशन है वो सेम है। ऐसी वर्क डन बाय q निकालो, -12 kq(x²). अब ध्यान से समझो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने यहाँ पर एक हिंट तुम्हारे को दे रखा है, ये देख लो क्या हिंट दे रखा है। kp की वैल्यू kq के बराबर है, kp की वैल्यू किसके बराबर है, kq के बराबर है। हिंट हमारे पास है, इसी का यूज करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, ये बताओ -1 बड़ा या -9 बड़ा? इन दोनों में से, इन दोनों नंबरों में से कौन बड़ा है, -1 बड़ा या -9? तो तुम कहोगे सर -1 बड़ा है, बस यही ध्यान रखना। इन दोनों में कौन बड़ा, केपी बड़ा या केक्यू बड़ा? तो तुम कहोगे सर केपी बड़ा है, केपी जो है केक्यू से बड़ा है। तो उसका मतलब जो वर्क डन बाय पी आएगा, वर्क डन बाय पी विल बी मोर नेगेटिव, वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। और वर्क डन बाय क्यू जो होगा वो कम नेगेटिव होगा, वो कम नेगेटिव होगा। तो हम जानते हैं क्यू जो होगा वो पी से बड़ा होगा, सिंपल एज दैट, आया ना? तो क्यू जो होगा वो पी से बड़ा होगा। अब केस नंबर बी में आ जाओ। केस नंबर बी में हमारे को क्या दे रखा है, ये पहला केस हो गया, इसे हम मतलब बिल्कुल बंद कर देते हैं। केस नंबर बी में हमारे को क्या दे रखा है कि भाई दोनों ही स्प्रिंगे हैं, ये हमारी पी वाली स्प्रिंग है, ये हमारी क्यू वाली स्प्रिंग है, दोनों पे सेम फोर्स में लगा रहा हूँ, सेम फोर्स। अब बताओ किसका वर्क डन ज्यादा है। पहले वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, ½ kx², यही होता है। अब मेन बात हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ पर दूसरे केस के अंदर उसने स्ट्रेचिंग के बारे में कोई बात नहीं करी है, इलोंगेशन के बारे में उसने सारी बातें करी है। तो सॉरी, हाँ इलोंगेशन के बारे में नहीं नहीं, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, बेवकूफ हो गया हूँ क्या मैं, है नहीं, उसने स्ट्रेचिंग के बारे में कोई बात नहीं करी है। उसने कहा है स्ट्रेचिंग का जो मेथड है इस केस में हमने फोर्स से ले रखा है, मतलब दोनों केसेस के अंदर फोर्स सेम है। पहले क्या था, एक्स की वैल्यू सेम थी, अब क्या है, के की वैल्यू सेम है। तो अब इस केस में हम कैसे डील करें यार? देखो हमारे को एक चीज पता है, जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो -kx के बराबर होती है या नहीं होती? तो अगर मैं इलोंगेशन या कंप्रेशन यहाँ निकालता हूँ तो स्प्रिंग फोर्स अपॉन में के लिख सकता हूँ। यह जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो उतनी ही होगी जितनी एक्सटर्नल फोर्स हमारी लग रही है।
तो यहाँ पर वर्क डन के फॉर्मूले में अगर मैं आंसर लगा दूं k इंटू एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पर जो मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला निकल कर आएगा वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, वो k और f की फॉर्म में आ जाएगा। देखो पहले वाली इक्वेशन के अंदर मतलब फोर्स एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ x की जरूरत थी, k की वैल्यू हमारे को गिवन थी, k की वैल्यू गिवन थी, x की वैल्यू हमारे को जरूरत थी, और वो भी वैल्यू उसने दे रखी थी कि भाई दोनों के केस में x सेम है। नए वाले केस के अंदर उसने बोला कि भाई जो फोर्सेस है वो सेम है, सेम फोर्सेस, और k की वैल्यू उसने हमारे को दे रखी है। तो दो वेरिएबल हमारे पास गिवन है, k और f। तो अपने फॉर्मूले को k और f की फॉर्म में लाना हमारे लिए क्या हो गया, जरूरी हो गया। तो ये k और f की फॉर्म में ले आए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर फोर्स सेम है तो वर्क डन k के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? जिसका k सबसे ज्यादा होगा, अगर हम ध्यान से देखें किसका k सबसे ज्यादा है, p वाले का k q वाले के k से ज्यादा है। जिसका k ज्यादा होगा वर्क डन का मैग्नीट्यूड उसका कम हो जाएगा, होगा नहीं होगा? वर्क डन का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो kp अगर kq से बहुत ज्यादा है तो वर्क डन जो हमारे p का होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ऑफ p इज वेरी लेस देन वर्क डन का मैग्नीट्यूड ऑफ q। तो हम यहाँ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तुम यहाँ पर चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, अपनी मर्जी से वैल्यूज लगा सकते हो। f की वैल्यू 1 यूनिट लगा दो, ठीक है। के पी की वैल्यू आप लगा सकते हो, जैसे मान लो कुछ भी मान लो, मैं बस तुम्हारे आसानी के लिए कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो एक लाइन में ये कर देता, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे ये लिखना पड़ रहा है। जैसे के पी की वैल्यू तुम 1 मान लो और के क्यू की वैल्यू तुम कितनी मानोगे, अ, इसका भी कम मान लो, क्योंकि उसने बोला ना के पी के क्यू से ज्यादा है, तो इसे 1/2 मान लो। अब इन वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखो, जैसे मैंने वर्क डन बाय पी निकाला, मैं फिर से एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, एक्सप्रेशन निकाला, ये रहा मेरा एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को निकालने के बाद मुझे अगर देखना है कि भाई कौन ज्यादा बड़ा वर्क डन है, पी या क्यू, तो यहाँ पर आर्बिट्री वैल्यूज मैं कंसिडर आउट कर सकता हूँ। मैं एफ की वैल्यू 1 न्यूटन मान लेता हूँ, केपी और के क्यू की वैल्यू एज पर द क्वेश्चन मान लेता हूँ, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन के अंदर मेरे को केपी और के क्यू की वैल्यू गिवन है कि केपी ज्यादा है के क्यू कम है। तो केपी की वैल्यू मैंने +1 मान ली, और के क्यू की वैल्यू क्योंकि वो कम है तो कम मान ली, 1/2 मान ली। अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर निकालूंगा, तो -1/2 इंटू 1/1, ठीक है। तो ये आ रहा है -0.5, और के क्यू की वैल्यू मेरे पास आएगी -1/2, 1/, के की वैल्यू कितनी है 1/2, दैट इज -1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन है जो सबसे ज्यादा है, जो जीरो के सबसे करीब है, तो तुम कहोगे सर ये जीरो के सबसे करीब है। तो इस केस में पी का जो वर्क है वो क्या है, हमारे क्यू के वर्क से ज्यादा है। क्लियर? क्योंकि वो जीरो के ज्यादा करीब आ रहा है, वो जीरो के ज्यादा करीब, जो जीरो के ज्यादा करीब होगा नंबर लाइन में, नेगेटिव नंबर लाइन में, वो बड़ा होगा। तो पी क्यू से यहाँ पर बड़ा है, और पहले के केस में हमारे को क्या दिख रहा था, क्यू पी से बड़ा है। तो पहले के केस में क्यू पी से बड़ा है, दूसरे के केस में पी क्यू से बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर आ जाएगा। कुछ भी इस क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वीडियो को वापस रिपीट करो और कोशिश करो स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखने की कोशिश करो, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ। मैंने बोला एक्स सेम है, एक्स सेम करके देखो और आंसर निकालने की कोशिश करो। 5 मिनट लगेंगे। तुम लोगों की आदत पता है क्या हो जाती है, तुम लोग एक मूवी की तरह पूरे लेक्चर को देख लेते हो, है ना? जैसे मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ मूवी की तरह तुम उस क्वेश्चन को देखोगे, फिर कहोगे मुझे समझ नहीं आया। ये गलती मत करना, मैं इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, है ना? देखो मैं ये भी बता रहा हूँ कि तुम्हारी गलती कहाँ हो सकती है, क्योंकि इतने बच्चों को अब मैं पढ़ा चुका हूँ, मुझे पता है वो बच्चा कहाँ पर मुझसे पूछेगा कि यही में ये देखो सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई या वो चीज समझ नहीं आई। अब इतने बच्चों को देख चुका हूँ मैं कि भाई वो क्या मिस्टेक करते हैं, तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ। तुमने कॉपी पेन में अभी तक आंसर भी नहीं लिखा होगा कि भाई कुछ करके देख रहे हो, तो फिर से क्या करना है, एक्स को सेम करो, डब्ल्यू पी डब्ल्यू क्यू की वैल्यू निकाल लो। अगर बिल्कुल कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है तो सिंपल सी बात है, इन दोनों की वैल्यूज ले लेना, एक्स की वैल्यू 1 मीटर मान लेना, पी की वैल्यू 1 मान लो, क्यू की वैल्यू हाफ मान लो, सिंपल एज दैट, और देन आंसर निकालो। आंसर का फॉर्मेशन देखो, अपनी 5th क्लास की नंबर लाइन को याद करो और देखो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है ना? जैसे इस केस में, पहले के केस में हमारे को पता है जो डब्ल्यू पी की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही है वो कितनी निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी -9, और डब्ल्यू क्यू की वैल्यू -1। तो क्यू पी से ज्यादा बड़ा है क्योंकि वो जीरो के ज्यादा करीब है। दूसरे केस में हमने एफ कॉमन ले रखा था। फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बनाने के बाद वैल्यूज अपने आप पुट करने की कोशिश करो, अज्यूम करो अपनी खुद की वैल्यूज, और
देन रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो प्लीज। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है और इस क्वेश्चन के बारे में एक बार हम बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की 300% तक मैंने इंक्रीज कर दी, पहले तो ये ध्यान रखना 300% इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं है 3 गुना इंक्रीज कर रहा हूं मैं, नहीं। देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम हमसे पूछा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं। बच्चे कहते हैं अरे परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बस यही क्वेश्चन है। भाई एरर एनालिसिस तो मेरे टिप्स पर है। काइनेटिक एनर्जी p² / 2m दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी 2 ΔP/p, ये फॉर्मूला लगा दूंगा आंसर आ जाएगा। एग्जामिनर भूखे भेड़िए की तरह यही सोच रहा है यार कब ये फॉर्मूला लगाए, कब ये गलती कर दे और इसका पूरा मार्क्स चला जाए। बात समझ रहे हो आप? एग्जामिनर बैठा ही इसलिए, उसने ये क्वेश्चन क्यों दिया? तुम्हें क्या लग रहा है ये क्वेश्चन कोई 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 हार्ड क्वेश्चन है? ये नहीं, वो जानता है कि तुम कहाँ मिस्टेक कर सकते हो, जैसे मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ मिस्टेक कर सकते हो, क्या पूछ सकते हो क्या नहीं पूछ सकते। तो बेसिकली यहाँ पर उसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ गई। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो पुरानी काइनेटिक एनर्जी से 300% बढ़ गई। मतलब जो तुम्हारी पुरानी काइनेटिक एनर्जी है उसमें पुरानी ही काइनेटिक एनर्जी का 300% पार्ट को तुम ऐड कर दोगे। ये बात समझ आई? 300 गुना बढ़ने का मतलब ये नहीं होता 3 गुना बढ़ गए। 300 गुना बढ़ने का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, हमारी पुरानी वैल्यू थी, उसमें उसी वैल्यू का कुछ पार्ट इंक्रीज कर गया। क्लियर? अब जैसे मैं बोलूं कि भाई मेरी काइनेटिक एनर्जी 10% बढ़ गई, तो मैं लिखता ओल्ड काइनेटिक एनर्जी प्लस 10% ऑफ ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। बढ़ने का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या होता है? ऐड होना। मैं तुम्हें कहूँ कि आज मैं 10 रुपए दे रहा हूँ, कल मैं 15 दूंगा, तो यार इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया मैं तुम्हारे को 150 रुपए दे दूंगा कि 15 गुना पैसे दे रहा हूँ। नहीं, 15 रुपए दूंगा मतलब 5 रुपए का एडिशन कर रहा हूँ। खैर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओल्ड। तो हमें ये पता चल गया कि भाई हमारे पास जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो पुरानी काइनेटिक एनर्जी के 4 गुना ज्यादा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालो, यही पूछा जा रहा है। निकाल देते हैं भाई। अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी इज p² / 2m, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? √ऑफ काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई 2m। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे? नया मोमेंटम, पुराना मोमेंटम, ये तो लिखते हैं हम। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो? पहले तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला रिलेटिंग मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। देन चेंज इन मोमेंटम which is new momentum minus old momentum upon में what? old momentum। क्लियर? तो न्यू मोमेंटम माइनस ओल्ड मोमेंटम अपॉन में ओल्ड मोमेंटम। अब न्यू मोमेंटम निकालते हैं। यहाँ पर न्यू मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो गई? 4 गुना हो गई। तो न्यू मोमेंटम कितना हो जाएगा? 4 गुना ओल्ड काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 2m। अब इस केस के अंदर एक चीज ध्यान में देना, सिर्फ और सिर्फ आपकी, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ बड़ा करके दिखा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई थी जो कि 4 गुना हो गई थी, लेकिन मास चेंज नहीं हुआ है, मास उतना ही है। तो अगर हम इस हिस्से को देखें, काइनेटिक एनर्जी पुरानी वाली इनटू मास पुराने वाला, तो ये तो अभी भी पुराना मोमेंटम चल रहा है भाई, ये मोमेंटम है हमारा। अगर मुझे ओल्ड मोमेंटम लिखना है तो मुझे यहाँ क्या करना होगा? मैं यहाँ ओल्ड लगा दूंगा, ओ फॉर ओल्ड, ओ फॉर ओल्ड, ओ फॉर आउल नहीं, ओ फॉर ओल्ड। ठीक है? तो ये पुराना मोमेंटम, पुरानी काइनेटिक एनर्जी, पुराना मास, मास तो चेंज होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये 4 को मैं बाहर ले लूं तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या बच जाएगा? ओल्ड काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 2m। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड मोमेंटम। तो जो नया मोमेंटम हमारा निकल कर आ रहा है वो पुराने मोमेंटम का 2 गुना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं जो हमारा चेंज इन मोमेंटम आएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में मोमेंटम, 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड मोमेंटम माइनस ओल्ड मोमेंटम अपॉन में ओल्ड मोमेंटम इज इक्वल टू ओल्ड मोमेंटम अपॉन में ओल्ड मोमेंटम। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन निकल कर आ रहा है, फ्रैक्शनल चेंज वो 1 आ रहा है। अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को कितना चेंज देखने को मिल रहा है? मेरे को 100% का चेंज देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो फ्रैक्शन निकालने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, वरना परसेंटेज का आंसर नहीं आएगा। ठीक है?
ठीक है, वैसे तो तुम समझ ही जाओगे, ये कोई इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब भाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय, नहीं हो गया ये वाला, कॉपीड है। हाँ, क्या कह रहा है? पार्टिकल ऑफ मास m1 is moving with a velocity v1, another particle of mass m2 is moving with a velocity v2. Both of them have same momentum, but their kinetic energies are different, e1 and e2 respectively. If m1 and m2 is given as follow, then we have to find which of the following statement is correct. तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर यार, तुम खुद पढ़ लो ना, अपने आप पढ़ लो। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले उसने हमसे क्या बोला, सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम है आपका, ठीक है भाई, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि मोमेंटम सेम है। क्या कह रहा है? डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है यार, ये भी ध्यान रखेंगे, इतनी बड़ी कोई बात थोड़ी ना है। तो फार्मूला यहाँ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करने का है, कितना फार्मूला होता है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो मोमेंटम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस एक्सप्रेशन के अंदर, ये चीज हमारी सेम है, मोमेंटम हमारा सेम है। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? मास के। तो काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? मास के। फिर हमारे को एक रिलेशन दे रखा है इस व्यक्ति ने, क्या रिलेशन दे रखा है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि जो m1 है वो m2 से बहुत ज्यादा है, m1 m2 से ज्यादा है। अगर m1 m2 से ज्यादा है तो मुझे ये पता है कि भाई जिसका मास ज्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसका मास ज्यादा उसकी एनर्जी कम, इनवर्स रिलेशन है। तो E1 E2 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब मान लो किसी ने कहा कि सर इसकी रेशो निकालो, आप रेशो निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। E1 अपॉन में E2 लिख दूंगा मैं, E1 अपॉन में E2 क्या आएगा, पी स्क्वायर अपॉन में 2m1 अपॉन में पी स्क्वायर अपॉन में 2m2, यही तो हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर हम पी स्क्वायर से पी स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा, ये m2 ऊपर चला जाएगा और ये m1 नीचे आ जाएगा, तो m2 अपॉन में m1, एज सिंपल एज दैट। बात आप समझे? भाई इसने हमसे क्या बोल रहा था, इसने बोला पहला ऑप्शन क्या है, वेरीफाई करो कि किसकी एनर्जी ज्यादा है। हमें पता चल गया कि जो 2 है उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर? हमने ये पता कर लिया क्योंकि एनर्जी मास पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से रिलेट कर रही है, तो जिसका मास ज्यादा उसकी एनर्जी कम। तो इससे हमें पता चला कि भाई E1 जो है वो E2 से कम है, पहला ऑप्शन करेक्ट। फिर इसने हमसे क्या कहा, E1 अपॉन में E2 की वैल्यू निकालो, रेशो निकालो E1 अपॉन में E2 की। तो हमने E1 अपॉन में E2 की रेशो निकालने के लिए भाई दोनों का फार्मूला लिखा, दोनों को डिवाइड कर दिया, रीशफल कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो कितना आंसर आ रहा है, m2/m1 आ रहा है। लेकिन इसने कितना दे रखा है, m1/m2, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। और कोई जेई का तो पेपर है नहीं है जिसमें मल्टीपल चॉइस करेक्ट हो, तो ये तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। खैर, यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ लाइक बॉम्ब एक्सप्लोजन के क्वेश्चन हो जाते हैं ये। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि देयर इज अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg विच इज एट रेस्ट, रेस्ट पर है हमारा बॉम्ब। इट एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस, ये 2 पीसेस में बढ़ जाता है। क्या है? 18 किलो का एक पीस है और 12 किलो का एक पीस है। फटने के बाद वेलोसिटी ऑफ 18 kg मास इज 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है। यू हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अनदर मास, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वो मेरी बुरी आदत है कि मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तरीका बता दूंगा, ठीक है। देखो, हमारे पास एनएलएम में हमने क्या पढ़ा, जब भी कोई चीज रेस्ट पर पड़ी हो और अचानक से वो फटे, तो उसका जो मोमेंटम होता है हमेशा ही कंजर्व रहता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। हमने कहा बात तो बिल्कुल सही कही है यार सर, आपने बात तो बिल्कुल सही कही। तो यहाँ पर क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम हो जाएगा। मानते नहीं मानते? यस। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0, क्योंकि जो बम है वो एम ही बैठा हुआ है। फाइनल मोमेंटम कितना है भाई? ये जो 18 किलो और 12 किलो का मास है, एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा, है ना, एक आगे भागेगा एक पीछे भागेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भागेंगे ताकि नेट मोमेंटम को बैलेंस आउट कर पाए। तो हमने कहा m1v1, और अगर तुम ना भी लिखना चाहो, तुम ये भी ना जानना चाहो कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, छोड़ो सारी बातें, भाई हम कोई अंतर्यामी थोड़ी ना है
कि हमें पता चल जाए कोई एक इधर जाएगा तो एक ज़रूरी है इधर जाएगा। क्या पता ऐसे चले जाएँ, तब भी मोमेंटम बैलेंस कर सकते हैं। क्या पता एक इस तरफ जाए तो एक इस तरफ चला जाए, मोमेंटम बैलेंस हो जाए, हमें थोड़ी ना पता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें नहीं पता। मान लें इसका मोमेंटम 1 है, इसका मोमेंटम 2, हमें नहीं पता, भाड़ में जाए, कुछ भी हो। पहले वाले का मोमेंटम P1, दूसरे वाले का मोमेंटम P2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मोमेंटम 1 प्लस मोमेंटम 2। देख रहे हो, मैं वही इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने एनएलएम में सिखाई थी, एनएलएम वाली इक्वेशन का यूज़। यहाँ पर से मैं डिडक्शन बना सकता हूँ कि 1 का मोमेंटम नेगेटिव ऑफ 2 के मोमेंटम के बराबर होगा। तो यहीं से मुझे पता चल गया कि पहले वाला अगर आगे जाएगा तो दूसरे वाला पीछे की तरफ जाएगा। पहले वाला अगर आगे जाएगा तो दूसरे वाला पीछे की तरफ जाएगा। एटलीस्ट एक डिडक्शन तो बना। अब समझे मैं क्यों इतना तेज-तेज चिल्ला रहा था कि भाई मोमेंटम इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और स्पेशली पी की फॉर्म में लिखना रेदर देन दैट ऑफ एमवी की फॉर्म में लिखना। अब हमारे पास मोमेंटम तो चलो सेम हो गए, डायरेक्शन अपोजिट हो गए। और वैसे भी हमें डायरेक्शन से क्या मतलब है यार? क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन में 2m, उसमें तो वैसे भी डायरेक्शन आएगा नहीं, उसमें तो सीधा-सीधा मैग्नीट्यूड आएगा। है ना? मज़ेदार बात, उसमें क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। तो यहाँ मुझे एक चीज़ पता चल रही है यार, बड़ी प्यारी चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पर भी जो एनर्जी है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि P की वैल्यू दोनों केस में सेम रहेगी। अच्छा, P की वैल्यू फिर मैं कहाँ से निकालूँ? P की वैल्यू मैं ये जो ऊपर वाला केस मुझे दे रखा है 18 किलो वाला, इससे निकाल सकता हूँ। 18 किलो मास है, 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो मैं यहाँ पर मोमेंटम की वैल्यू निकालूँगा कितनी? 18 किलो मास है और 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो ये हो जाएगा 8 छिंग 48 और 108। तो ये मोमेंटम निकल कर आ गया। अब मुझे उसने कहा कि एनर्जी ऑफ द अनदर पार्ट निकालो, इस वाले पार्ट की, सेकंड पार्ट की आप एनर्जी निकालो। सेकंड पार्ट की क्या निकालो, एनर्जी। तो मोमेंटम तो सेम है, बस मास अलग है। तो 108 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सेकंड पार्ट। कितना है सेकंड पार्ट का मास? 12 किलो, 12 किलो। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आएगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि करना क्या है। कोई बात नहीं, उस पेन को गिरने दो, वो पेन गद्दार है। मेरे पास ये दूसरा पेन है, ठीक है। तो बेसिकली हमने करा क्या, हमारे पास एक बॉम्ब दे रखा था। ये जो बॉम्ब था ये 2 पार्ट में बँट गया था। पहला पार्ट क्या है, 18 किलो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, और दूसरा पार्ट हमारे को क्या दे रखा है, जो दूसरा पार्ट है उसका दे रखा है 12 किलो का है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, अननोन है। ठीक है, तो एक बॉम्ब हमारा 2 पार्ट्स में बँट गया। क्लियर? ये पहला हमारा क्लियर हो गया। दूसरा, हमने मोमेंटम की इक्वेशन लिखी जो हमने एनएलएम से सीखी। वहाँ से पता चला मोमेंटम दोनों का सेम रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। तीसरा, एनर्जी की इक्वेशन लिखी पी स्क्वायर बाय 2m। चौथा, पहले पार्ट का मोमेंटम हमारे को गिवन है, मास और वेलोसिटी गिवन है, तो उससे हमने मोमेंटम निकाल लिया। पांचवा, हमने इसी फॉर्मूले के अंदर वापस पुट कर दिया। हमें सेकंड पार्ट की एनर्जी निकालनी थी, तो सेकंड पार्ट का हमने क्या ले लिया, मास ले लिया। कितना है उसका मास, 12 किलो। मोमेंटम उसका सेम रहेगा क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है। अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम इक्वेशन वी कैन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर एंड गेट द आंसर। क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रिलेशन ऑफ फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है हमारे लिए। मैं एक ही लाइन में लिख दूंगा इस रिलेशन को। फोर्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल एज दैट। फोर्स इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो ग्रेडियंट की वैल्यू होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होती है। डाउ बाय डाउ एक्स आई कैप, डाउ बाय डाउ वाई जे कैप, एंड डाउ बाय डाउ जेड के कैप। दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हो कलर पैलेट को, ये ग्रेडियंट है सर। ग्रेडियंट हल्के मध्यम कलर से शुरू हुआ है, जैसे ये येलो को पकड़ लो, हल्के मध्यम कलर से शुरू हो रहा है, फिर आगे जाता 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 डार्क होता जा रहा है। ये ग्रेडियंट है। ठीक है, अब ये तो रिलेशन हमारे पास आ गया। इस रिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इस रिलेशन के कई सारे हमारे पास इंपॉर्टेंस है। मान लो तुम्हें इक्विलिब्रियम निकालना है तो तुम इस रिलेशन से डिफाइन कर सकते हो। स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रली स्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह, ये सारी चीजें इससे फाइंड आउट करी जा सकती है। तो अब इसके अंदर पहले सीख लो कि भाई इक्विलिब्रियम हम निकाले तो निकाले कैसे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में करवाता रहूंगा, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन अगर डिस्कस करना चाहो तो यहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। मान लो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ
एक्स वाई जेड ऐसे दे रखा है, 4xyz। हमसे कहा गया कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है। अब आपको ये बताना है कि फोर्स क्या होगी, क्या फोर्स क्या होगी, तो आप डायरेक्टली लिख देना ये वाला रिलेशन, डायरेक्टली लिख देना। आपको एक कंजर्वेटिव फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी दे दी गई, कंजर्वेटिव फोर्स पूछी जा रही है, ये रिलेशन लिख दिया। अब रिलेशन को बड़े ध्यान से समझना। डाउ बाय डाउ एक्स ऑफ एक्स वाई जेड पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये सिर्फ एक्स को डेरिवेट करेगा, वाई जेड को छोड़ देगा। क्लियर? सिमिलरली दूसरे वाला सिर्फ वाई को डेरिवेट करेगा, वाई को डेरिवेट करेगा, सॉरी जेड और एक्स को छोड़ देगा। सिमिलरली लास्ट वाला जेड को डेरिवेट करेगा, बाकियों को छोड़ देगा। अच्छा एक काम और करना, आई जे के लगाना मत भूलना, क्योंकि ग्रेडियंट है, वेक्टर है, और फोर्स भी एक वेक्टर है, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस आंसर वेक्टर में आएगा। तो आई जे के लगाना मत भूलना। अब देखो डेरिवेटिव कैसे होगा, डी डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाता है 1, वाई जेड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, तो वाई जेड बाहर बुला लिया, माइनस बड़ा सा बाहर पहले से ही है, आई कैप आपके पास है, तो डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 आई कैप प्लस, या एक काम करते हैं, अब इसी से करते हैं, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, अरे ये बीच में आपने कैसे कर दिया सर, छोड़ो। अब ऐसे ही समझो, x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ऐसी y की पावर 1 है, y की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो एक्स जेड कॉमन रहेगा, बाहर निकल आएगा जे कैप प्लस हमारा z का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो एक्स वाई एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा के कैप। क्लियर? तो ये हमारा फोर्स का पूरा इक्वेशन निकल गया। ये क्या है, फोर्स की पूरी इक्वेशन निकल गई, एक्स का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव और जेड का डेरिवेटिव रिस्पेक्टिवली लिखकर, और साथ ही साथ जो नहीं है, जो जिसका वेरिएबल नहीं है उसे बाहर लेते हुए एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव का, डाउ बाय डाउ एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स आपका डेरिवेट होगा, वाई जेड स्क्वायर डेरिवेट नहीं होगा। तो जैसे नॉर्मली आप डेरिवेट करते हो वैसे ही आप डेरिवेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। ठीक है, आई होप सो पार्शियल डेरिवेटिव अब सब सीख गए होंगे। इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, तुम्हारे पास स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रली स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रली स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, तुम्हारे पास बेसिकली जो एनर्जी होती है वो सबसे लीस्ट होती है, और यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्सेस काम करती है। तो यहाँ पर आप लोगों लिखोगे कि यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो काम करती है, जैसे एक कंचे को एक कटोरे के अंदर डाल दो, तो कंचे को कहीं भी डिस्प्लेस करो, वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्सेस होती हैं जो बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करती हैं। अनस्टेबल में क्या होता है, अगर तुमने हल्का सा भी अपने सिस्टम को हिलाया, जैसे कटोरे के ऊपर मैंने कंचा रख रखा है, हल्का सा भी हिलाऊंगा तो कंचा वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर कभी नहीं आ पाएगा, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। न्यूट्रल स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जैसे मान लो कंचे को मैंने फ्रिक्शन वाले ग्राउंड पर रख दिया, मैं हल्का सा कंचे को शिफ्ट करूंगा, हल्का सा कंचे को टैप करूंगा, कंचा आगे जाकर कहीं ना कहीं रुक जाएगा और एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाता है, हमारे पास नेट फोर्स का जीरो हो जाना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स का जीरो हो जाना, मतलब माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू का जीरो हो जाना। स्टेबल इक्विलिब्रियम पर याद रखना, अगर तुम यहाँ पर डबल डेरिवेटिव ऑफ यू निकाल रहे हो तो वो नेगेटिव आएगा, अनस्टेबल पर डबल डेरिवेटिव ऑफ यू अगर तुम निकाल रहे हो तो वो पॉजिटिव आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एनी वन, एक्स वाई जेड कोई सा भी डायरेक्शन ले लो, है ना। और न्यूट्रली स्टेबल में ये जीरो के बराबर आता है, दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। खैर वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, उसे हम जाने देते हैं। तो ये तीन केसेस हमारे पास बनते हैं डबल डेरिवेटिव के। अगर तुम्हें कभी चेक करना हो, तुम्हें कभी फंक्शन वगैरह दे दिया जाए यू का मैं फंक्शन दे दूं और कहूं एट एक्स इक्वल टू दिस, ये बताओ कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो पहले डबल डेरिवेटिव निकाल देना, फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू को वहां पर थ्रो कर देना। अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो स्टेबल, पॉजिटिव आ जाए तो अनस्टेबल, जीरो आ जाए तो न्यूट्रली स्टेबल। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, यहाँ पर आया हुआ है, देख लो क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है। You are given with a potential field over here as a upon में r square minus b upon में r, where a and b are the positive constant. r is the distance of the particle from the center of the field. For a stable equilibrium, the distance of the particle is. तो stable equilibrium के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि distance of the particle क्या होगा।
पहली बात तो ये है कि भई हमारे को फ़ोर्स तो निकालनी ही पड़ेगी, मानते हो नहीं मानते? फ़ोर्स तो निकालोगे और फ़ोर्स क्या होती है माइनस du/dr। अब यहाँ एक्स, वाई, ज़ेड तो कुछ है नहीं, r दे रखा है तो r के रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेट करूँगा। तो यहाँ पर du/dr को आपको करना है, तो आपकी पहली टर्म है a/r² और दूसरी टर्म है b/r। बीच में नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है, वो हमें देखना ही देखना है। तो ये जो पहली वाली टर्म है ar² मैं इसे लिख सकता हूँ क्या? a r की पावर -2, ठीक है? इसका डेरिवेटिव अगर मैं निकालूँगा तो a बाहर रह जाएगा, d/dr ऑफ r की पावर -2 और ये हो जाएगा हमारे पास a -2 r की पावर -3। ये हमारी पहली टर्म का डेरिवेटिव निकल गया। अब दूसरी टर्म है हमारे पास b r की पावर -1। इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे? r की पावर -1 है, b तो डेरिवेट होगा नहीं, -1 एज़ इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा आपका एंड देन r की पावर -2। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है x टू द पावर n, n x n -1। जब तक ये फॉर्मूला लगाते रहोगे ऐसे आंसर निकलते रहेंगे। अब हमें ये यहाँ पर लिख देना है माइनस ऑफ पहली टर्म का डेरिवेटिव कितना आ रहा था -2a अपॉन में r क्यूब और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव क्या आ रहा था -b अपॉन में r²। तो ये आंसर हमारे पास कितना हो गया +2a अपॉन में r क्यूब माइनस माइनस देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कहाँ गया ये रहा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और फिर ये जो बाहर वाला माइनस है अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और सब गुड़ गोबर कर देगा। तो ये हो जाएगा b अपॉन में r²। ठीक है, ये आ गई आपकी नेट फोर्स। अब पहली बात तो ये है उसने स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पूछा कि पार्टिकल कहाँ पर है, उसका डिस्टेंस कहाँ पर है। अरे हमें इक्विलिब्रियम करने के लिए ही f की वैल्यू को 0 बनाना पड़ेगा। ये इक्विलिब्रियम है, f की वैल्यू क्या बना दूंगा 0 के बराबर। तो ये इस f को 0 के बराबर कर दो तो 0 = 2a अपॉन में r³ माइनस b अपॉन में r²। अब यहाँ पर से r² को कॉमन 0 के अंदर ले जाओ तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 2a अपॉन में r माइनस b। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2a अपॉन में b। ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। पहले ही मैं आपको ये ध्यान दिलवा दूं, एज अ मैथमेटिशियन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, इट इज जस्ट द फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू। अब मुझे कैसे पता है कि यही मेरा आंसर होगा, कोई और आंसर मेरा यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो सकता। मैं यहीं पर अपने स्टेप्स को कन्फाइंड कर दूंगा, रुक जाऊंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्यान से समझो, क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर वो खुद ही कह रहा है कि फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। उसने बोल दिया कि रिजल्ट कुछ भी आए तुम्हारा, देखो वो स्टेबल ही होगा और हमारी एक ही रूट निकल कर आ रही है, तो ये एक अकेली रूट ही स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगी। इसे थोड़ा सा और हार्ड बनाते हैं, काइंड ऑफ लाइक मान लो कि जेई में ये क्वेश्चन आता तो कैसे आता। जेई में इस क्वेश्चन में या 4 ऑप्शन की जगह एक ऑप्शन में, मान लो डी ऑप्शन में, वो नन ऑफ द अबव लिख देता। नन ऑफ द अबव क्या मतलब हो जाता, यहाँ पर जो आपने ये रूट निकाली है r = 2a अपॉन में b, आपको एक्चुअली जो आपने फोर्स यहाँ पर निकाला है या कह लो डेरिवेटिव ऑफ u आपने यहाँ पर निकाला है, आपको एक डबल डेरिवेटिव निकाल कर चेक करना पड़ जाता। आप एक डबल डेरिवेटिव निकालते, डबल डेरिवेटिव जब आप निकाल लेते बच्चों, तो जैसे हम यहाँ मानकर चलते हैं कि भाई आपने इसे फिर से एक बार फर्दर डेरिवेट करा, जो भी इसका एक्सप्रेशन आएगा विच इज अ फंक्शन ऑफ r अगेन, उसके अंदर आप इस रूट को पुट करते जैसा मैंने मैक्सिमम मिनिमम में सिखाया था, है ना। जैसा मैंने मैक्सिमम मिनिमम में सिखाया था उसी की तरह आप पहले डबल डेरिवेटिव निकालते अपने u के एक्सप्रेशन का, इसको वापस पुट करते। अगर ये आंसर आपका नेगेटिव आ जाता तो आप क्लेम करते कि यस इट इज अ वेरी वेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये एविडेंट है। ठीक है, तभी वहां पर आप काउंटर कर पाते कि अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता नन ऑफ अबव, तो उसे कैसे काउंटर करते, क्योंकि मैं डायरेक्टली इस रूट को देखकर नहीं बोल सकता कि मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। डबल डेरिवेटिव निकालकर इस रूट को पुट करके उस डबल डेरिवेटिव के अंदर आंसर को नेगेटिव पाकर ही मैं ये आंसर बता सकता हूं कि ये वाली जो पर्टिकुलर रूट है मेरे पास, ये पर्टिकुलर रूट स्टेबल वाली है या अनस्टेबल वाली है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये एक फर्दर स्टेप हो जाता है हमारे क्वेश्चन के अंदर। डायरेक्टली रूट को निकालने के बाद आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल। आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, रूट को डबल डेरिवेटिव के अंदर रखना है। अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो स्टेबल, पॉजिटिव आई तो अनस्टेबल, जीरो आई तो न्यूट्रली स्टेबल। बताना मेरा फर्ज था, मैंने आप लोगों को बता दिया। लेट अस स्टार्ट विद पावर। पावर में आपको बस कुछ ही चीजें ध्यान रखनी है। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ वर्क डन, है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास दो पावर के फॉर्मूले पड़ जाते हैं। एक तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है, दैट इज द टोटल वर्क अपॉन में द टोटल टाइम।
और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, दूसरा बेसिक फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है इंस्टेंटेनियस पावर का, दैट इज dw/dt। सिमिलरली इन्हीं फॉर्मूलों से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं F.V। तो ये हमारे पास पावर के फॉर्मूले हो जाते हैं। यूनिट जो होती है पावर की वो क्या होती है, वॉट होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला आप अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ द पावर विच इज वॉट। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन हम लगा लेते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन हम ये लेकर चलेंगे, क्या दे रखा है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि देर इज अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, इट बिगिंस टू मूव under the action of the time dependent force as follow, where ij are the unit vector and x in the xy direction. What power should be developed by this force at any time t possible? तो हमें फोर्स दे दी, कितनी दी है, टू टू टी आई कैप प्लस 3t² जे कैप, और बस इतना ही दिया है। और क्या दिया कि पावर निकालो, मतलब फोर्स मिल गई, ना वेलोसिटी मिली, ना डिस्प्लेसमेंट मिली, ना वर्क निकाल सकते, ना कुछ निकाल सकते, हवा में पावर निकाल दो, है ना। यही तो चाहता है वो। कोई बात नहीं, एक बात बताओ, ये क्या होगा, एक्स डायरेक्शन की फोर्स, ये क्या होगी, वाई डायरेक्शन की फोर्स, होगी नहीं होगी। तो एक्स डायरेक्शन की फोर्स को मैं लिख सकता हूँ 2t, इसे लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 2t। मास की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 2t, इसे मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन पर यूनिट टाइम 2t, इसे मैं लिख सकता हूँ dvx इक्वल टू 2t dt। दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, क्या आएगा, vx इक्वल टू t²। ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई। अब वाई डायरेक्शन की भी ऐसे ही हम आंसर निकाल सकते हैं। भाई वाई डायरेक्शन की फोर्स हमारे को कितनी गिवन है, 3t²। मैं इसे लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन 3t², dv y अपॉन में dt 3t², dvy इज इक्वल टू 3t² dt। इसे मैं लिख सकता हूँ vy इज इक्वल टू 3t³ अपॉन में 3, है ना। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, vy की वैल्यू आ गई t³। मतलब वेलोसिटी वेक्टर आपका निकल कर आ गया t² i कैप प्लस t³ j कैप। अब यहाँ पर मुझे पावर निकालनी है विच इज फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स कितनी दे रखी है, 2t, थोड़ा सा इस तरफ हो जाता हूँ अब, ठीक, 2t i कैप 3t² j कैप डॉट प्रोडक्ट विथ t² i कैप प्लस t³ j कैप, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, 2t की पावर क्यूब प्लस 3t की पावर 5, ये वॉट का आंसर बनकर आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो 2t की पावर होल क्यूब 3t की पावर 5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये चीज क्लियर। A particle of mass m is driven by the machine that delivers a constant power k watts. If the particle start from the rest, then the force on the particle at time t will be equal to। तो हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, वो k वॉट की पावर से चल रहा है, ये पावर कांस्टेंट है। हमें ये बताना है कि कौन सी उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है, उस ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमने यहाँ पर कहा कि पावर इज कांस्टेंट, दैट्स इट। बात बिल्कुल सही है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, F.V, ये हो गया। अब F का फॉर्मूला कितना होता है, अब डायरेक्शन हमारा सेम है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ F.V cos 0 डिग्री दैट इज k। अब F का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज dv/dt इंटू v इक्वल टू k। इसे मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, v dv इज इक्वल टू k अपॉन में m dt। ये आ जाएगा हमारे पास v² अपॉन में 2 k अपॉन में m dt। ये हमारे पास आ जाएगा v की वैल्यू, अच्छा इसे भी तो इंटीग्रेट करना था, तो के एम डी टी की जगह टी लिख दो, इंटीग्रेट हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अब ये तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई बेसिक इंटीग्रेशन इतना तो आता होगा कि एक स्टेप के अंदर अब हम सीख जाए, वरना तो प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है। तो ये लिख दूंगा 2k अपॉन में m इंटू टी। ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूं, मुझे फोर्स लिखना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए ये जो v है इसे डेरिवेट करना पड़ेगा, dv अपॉन में dt क्या आ जाएगा, 2k अपॉन में m अंडर रूट
अंडर रूट टी का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी। क्लियर? अंडर रूट टी का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी। ये याद रख लो अब। तो ए एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ रहा है? ए एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है 2k अपॉन में m अंडर रूट इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ टी। ये हमारे पास आंसर निकल कर आया। ये चीज क्लियर है? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? m से m कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2। देखो ये वाला जो 2 यहाँ पर है ये इस 2 को काटेगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये वाला जो m है इसको काटेगा तो ऊपर अंडर रूट m आ जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया? अंडर रूट के, और नीचे क्या बच गया? अंडर रूट टी। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? m k अपॉन में 2 एंड t की पावर -1/2। ठीक है सर? तो इसकी वजह से हमारा आंसर आएगा m k अपॉन में 2 t की पावर -1/2। दैट इज ऑप्शन नंबर ए will be the correct solution for the following problem. Is that clear? देख लो आराम से कैसे कैसे मैंने स्टेप्स फॉलो करे हैं, सारे के सारे। ठीक है सर? ये वाले इंपॉर्टेंट है। Water fall from a height of 60 meter at the rate 15 kg per second to operate a turbine that loses due to frictional force are the 10% of the energy। अच्छा लॉसेज है, मैं लूजेस समझ रहा हूँ। तो हमसे कह रहा है कि पानी गिर रहा है, पानी गिरता है, वो जितनी भी एनर्जी देता है उसकी 10% एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस हो जाती है टरबाइन की वजह से। तो कितनी पावर जनरेट कर सकता है टरबाइन? तो हमें पता है कि जितनी एनर्जी हमारे पास आएगी वो mgh आएगी। अब हमारे पास जब भी पानी गिरता है, झरने से पानी गिरता है, तो वो पर यूनिट टाइम गिरता है। तो ये तो वर्क डन हो गया अगर कोई पैकेट ऑफ मास m वर्क कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हम इसे डेरिवेट करेंगे। हाइट चेंज नहीं हो रही है, हाइट उतनी ही रहेगी, ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ रेट ऑफ पानी, पानी किस रेट पर हमारे पास आ रहा है ये चीज हमारी चेंज हो रही है। मानते नहीं मानते? तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? dm/dt g इंटू एच। हमें पता है पानी इस रेट पर आ रहा है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, हाइट की वैल्यू 60 ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? पावर, इनिशियल पावर हो जाएगी जो आपके पास आ रही है। लेकिन टरबाइन कितनी पावर आपको दे पा रहा है? इस पावर का 90% हिस्सा, क्योंकि 10% हिस्सा तो खो जाता है। तो एक्चुअल पावर जो आपको मिल रही है, कमेंट सेक्शन में बताएं कितनी मिल रही है? 90% ऑफ दिस एक्चुअल पावर। फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई आपका आंसर कितना निकल कर आ रहा है। फिर से बता दूं, हमारे पास जब पानी नीचे आएगा तो जितनी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उस पानी की कन्वर्ट हो जाएगी mgh पावर में, उतनी ही एनर्जी हम लेंगे। लेकिन मेन बात क्या है, जो टरबाइन हम यूज कर रहे हैं 100% अच्छा टरबाइन नहीं है, वो 10% एनर्जी लूज कर देता है ना? तो पहले हमारे पास ये एनर्जी हो गई, एनर्जी से हमने पावर निकाली, क्योंकि हमारे पास पानी एक पर्टिकुलर रेट पर गिर रहा है, झरने का पानी है, पर्टिकुलर रेट पर गिरेगा। तो यहाँ पर पानी समय के हिसाब से चेंज होगा, हाइट और ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। तो dm/dt gh ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला निकल कर आ गया। फिर हमने क्या करा, जब पावर का फॉर्मूला यहाँ पर हमने बना लिया, वैल्यूज पुट कर दी कि 15 किलो प्रति सेकंड की रफ्तार, मतलब 15 किलो प्रति सेकंड के हिसाब से हमारे पास पानी आ रहा है। ग्रेविटी इंटू दी हाइट h, ये इनिशियल पावर है जो हमारे पास आनी चाहिए। लेकिन 10% पावर फ्रिक्शन में लॉस हो जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ 90% पावर रह जाती है, विच इज 0.9 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। बस इसे आप कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि किलोवाट के अंदर किस में आंसर निकलेगा। ये चीज क्लियर है? Engine pump a water through a hose pipe. The water passes through the pipe and leaves it with a velocity of 2 meter per second. The mass per unit length of the water in the pipe is 100 kg per meter. What is the power of the engine? हमसे कहा गया कि भैया तुम्हारे पास एक इंजन है, ये हमारे पास एक इंजन है, ये उसका पाइप है, ठीक है? पानी इस पाइप से निकल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। पानी इस पाइप से निकल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। उसके निकलने का रेट बता रहा है कि भाई देखो यहाँ पर अगर मान लो ये 1 मीटर का पाइप है, तो इस 1 मीटर के पाइप के अंदर 100 किलो पानी स्टोर्ड है ना? हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। इस इंजन की
कितनी पावर होगी? तो मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला इसका बता देता हूँ, हमेशा याद रखना। इस वाले क्वेश्चन के लिए पावर होगी m/l मास पर यूनिट लेंथ इनटू v क्यूब, सिंपल एज दैट। मास पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है? 100। वेलोसिटी कितनी है? 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। गलती से मैंने 1000 लिख दिया, 100 है, ठीक है। तो 100 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 800। 800 वॉट की हमारे पास क्या निकल कर आएगी? पावर निकल कर आएगी। दैट इज द सॉल्यूशन फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्लीज देखो, मैंने वही क्वेश्चन ले रखे हैं जिसमें अगड़म बगड़म तिगड़म हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं ले रखा जिसके अंदर तुम्हें दिमाग लगाना पड़ रहा है। ऐसा ले रखा है या तो एम्पेरिकल है क्वेश्चन कि तुम्हें पता ही ना हो इसका फॉर्मूला क्या होगा, या ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डेरिवेशन करके मतलब सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू के अंदर वो तो बहुत आसान है। ये क्वेश्चन कुछ हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर देखो, मैं पूरी डेरिवेशन तो करवाने वाला नहीं, सिंपल सी बात है। मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, उसी के पॉइंट्स पर हमारे को बातें करनी है। तो और तरीके बता देता हूँ एक्चुअली, फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड दैट्स इट। दिस इज द मतलब ये फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। तो भाई देखो, होता क्या है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, हमारे पास हमें एक पेंडुलम बॉब दे दिया जाता है, ठीक है। ये रहा हमारा पेंडुलम बॉब, मतलब काइंड ऑफ लाइक ये समझ लो एक पेंडुलम है, ठीक है सर, ये पेंडुलम है। तो मुझसे कहा जाता है कि देखो सर, बात ऐसी है, मैं कुछ सिचुएशंस दूंगा, इन सिचुएशंस के हिसाब से कैसा बिहेव करेगा हमें वो बताना है। पहले तो ये बता दिया कि मान लो ये पॉइंट ए है, बिल्कुल इसके वर्टिकली अपोजिट हमारे पास एक पॉइंट नंबर क्या दे रखा है? बी दे रखा है। बिल्कुल इसके अपोजिट ये वाला, ये पॉइंट क्या दे रखा है हमें? पॉइंट नंबर बी दे रखा है। ये बी पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? ये सी हो गया। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमसे पूछी जाती है, सिचुएशन टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल किस सिचुएशन में कंप्लीट होगा? ध्यान रखना, वर्टिकल सर्कल तभी कंप्लीट होगा जब तुम यहां पर इसे √5 g r की वेलोसिटी दो, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंडुलम बॉब। ये हमारे पास क्या है? बॉब है, और ये यहां पर लगा हुआ है, और ये रोप है, रोप पे टेंशन प्रोड्यूस होती है, तो √5 g r। लेकिन वो तब तक पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा जब इसके पास जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी √g r ना हो। तो अगर तुमने √5 g r वेलोसिटी से फेंका इस पेंडुलम को, तो ये एक वर्टिकल सर्कल ऐसे काटेगा। वर्टिकल सर्कल का मतलब है ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो ध्यान रखना, ये जो पेंडुलम है यहाँ पर, सॉरी, ये जो पेंडुलम है ये पूरा सर्कल काटेगा। सर्कल ऐसा नहीं है कि कोताही बरतेगा सर्कल काटने में, लेकिन नेसेसरी कंडीशन सिर्फ √5 g r नहीं होती। नेसेसरी कंडीशन ये भी है कि अगर आपने यहाँ √5 g r दिया तो यहाँ एटलीस्ट √g r होनी चाहिए। अगर यहाँ √g r की कंडीशन नहीं है तो ये कभी सर्कल नहीं काटेगा, ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। और एक बार जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्टॉप हो जाएगा तो ये गिर जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? ये क्या होएगा? गिर जाएगा। अब इसके गिरने के दो तरीके हो जाते हैं, या तो ये ऐसे गिर जाए, बिल्कुल वर्टिकली डाउन गिर जाए, तो ये हाफ सर्कल काट के वर्टिकली डाउन गिर जाएगा। या फिर अगर इसकी वेलोसिटी √g r से कम हो जाए यहां पर, तो ये पैराबोलिकली गिरेगा। क्लियर? तो ये हमारी मैंडेटरी कंडीशन है कि नीचे वाली जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो √5 g r होनी चाहिए, और जैसे ही वो ऊपर पहुंचे बी पॉइंट पर, वहां पर √g r होनी चाहिए। अब यहाँ दूसरी चीज की हम बात कर लेते हैं, इसी केस के अंदर कुछ और चीजें हैं जो हमें बात करनी है। सवाल ये पूछा जाता है कि सर मान लो मैं यहाँ पर कितनी वेलोसिटी दूं ताकि मैं जस्ट यहाँ पहुंच पाऊं। ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मैं जस्ट यहाँ पर पहुंचना चाहता हूँ। देखो, डेरिवेशन के हिसाब से हमें यहाँ पर एनर्जी थ्योरम्स का यूज करना पड़ता है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ स्पीड दी u, तो मैं इन दोनों के बीच में एनर्जी लगाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप इक्वेशन लिखना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इस केस के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन पहले एक बेसिक केस की इक्वेशन लगाकर देन आपको एक एडवांस केस की इक्वेशन लगाकर दिखा देता हूँ। बेसिक केस में क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है? आपका डेस्टिनेशन बी है, जस्ट आपको बी तक पहुंचना है। आपने यहाँ पर एनर्जी की इक्वेशन लिखी, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन कितनी है? हाफ mu²। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन कितनी है? 0, क्योंकि आपको यही अपना रेफरेंस मानना होगा। जब आप यहां पर आ गए, इस बी पॉइंट पर आ गए, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि जस्ट आप यहां पर पहुंचना चाहते हो, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई mgr के बराबर।
तो आपको यहाँ पर टोटल एनर्जीज को इक्वल कर देना है। इनिशियल इज इक्वल टू द फाइनल, ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहां से मेरे पास u की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, √2gr। तो अगर मैं मान लो यहाँ पर √2gr की वेलोसिटी देता हूं तभी मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा, कहां तक, b तक पहुंच पाऊंगा, अदरवाइज नहीं पहुंच पाऊंगा। क्लियर। ऐसे ही तुम यहाँ पर भी लगा सकते हो, तुम कह रहे हो कि मैं बी तक पहुंचना चाहता हूँ, यहाँ तक पहुंचना चाहता हूँ, तो यहाँ की एनर्जी लिखो। भाई यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, और यहाँ की एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर। अब तुम कहोगे सर आपने एम वी स्क्वायर क्यों लिख दिया, ये वी हम कैसे निकाले, मेरे भाई वी लिखना ही पड़ेगा तेरे को। यहाँ पर कंडीशन है कि यहाँ √GR होनी चाहिए, तो यहाँ का वी हमें निकालना पड़ेगा। तो पहली यहाँ की एनर्जी, दूसरी यहाँ की एनर्जी, और तीसरी हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन होती है विच इज द टेंशन। टेंशन जो है हमारी वो 0 से या तो बड़ी हो या 0 के बराबर हो। तो ये जो टेंशन की नेसेसरी कंडीशन है उससे हम इस v वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। अब ये जो टेंशन की नेसेसरी कंडीशन है ये हम निकाले कैसे, भाई देखो जैसे ही तुम सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर पहुंच जाओ, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर, तो ऊपर वाले पॉइंट पर टेंशन कहाँ लग रही होगी, नीचे, mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लग रही होगी, ऊपर। तो यहाँ टेंशन की वैल्यू क्या हो गई, टेंशन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, ये टेंशन की वैल्यू हो गई। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मैं वहां से v की वैल्यू निकाल लूंगा। तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, √GR। मैं इस √GR को जैसे ही यहाँ पर प्लेस कर दूंगा और इन इनिशियल और फाइनल इक्वेशन को मैं सेम कर दूंगा, तो मेरे पास ये कंडीशन निकल कर आ जाएगी, u की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी। तो ये मेरी पहली इक्वेशन है एनर्जी की। तो मेरी दो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी, एक तो एनर्जी की इक्वेशन बन जाएगी क्या, हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस mg2r, और दूसरी टेंशन की इक्वेशन बन जाएगी क्या, mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg एंड टेंशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के हिसाब से मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी √GR। इसको यहाँ पर लगाते ही मेरे पास u की वैल्यू निकल कर आ जाएगी √5GR। ये सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया, पूरा डिराइव नहीं करा कि ये जरूरी था बताना। क्लियर। अब यहाँ पर तुम कहीं पर भी पहुंच जाओ, किसी भी पॉइंट पर पहुंच जाओ, जैसे मान लो वो तुमसे कहे कि भाई एक बात बता, एक सेकंड ये चल नहीं रहा, हाँ, वो तुमसे ये कहे कि भाई एक बात बता, ये तेरा सर्कल है, मैंने कहा हाँ, तुझे सिर्फ इस पॉइंट तक आना है, इस पॉइंट पर आते ही तेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तुझे सिर्फ इस पॉइंट तक आना है, इस पॉइंट तक आने के लिए मैं अपने बॉब को कितनी स्पीड दूं, क्या दूं, मैं अपने बॉब को कितनी स्पीड दूं कि मैं इस बी पॉइंट तक आ पाऊं। मैं कहूंगा चल ठीक है, तुझे पता है ये बी पॉइंट कहाँ पर है, वो कहेगा देख भाई मुझे इतना तो नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हैं। जब जब तुम एनर्जी इक्वेशन लगाओगे तुम्हारे सारे आंसर निकल कर आते रहेंगे, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन फिर से समझ लो, क्वेश्चन कह रहा है आप ए पर हो, आप बी पर आना चाहते हो, दैट्स इट। ए पर हो, बी पर आना चाहते हो, दैट्स इट। जैसे ही बी पर आओगे आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपको बताना है कि कितनी स्पीड में आपको यहाँ पर दे दूं एट द पॉइंट ए। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तुम कहोगे हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की कितनी हो जाएगी, तुम कहोगे 0। जैसे ही तुम ऊपर पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच जाओगे, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे कैसे, देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकलनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर से, बॉटम मोस्ट पॉइंट से, कहाँ पर से, बॉटम मोस्ट पॉइंट से, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट से निकलनी चाहिए। अब हमें तो प्रॉब्लम हो गई, हम कैसे निकालें, मुझे पता है इतनी जो लेंथ है मेरे पास ये तो रेडियस के बराबर है, लेकिन ये वाली जो लेंथ है ये मेरे पास अननोन है। अब ध्यान से देखना, ये एंगल क्या है मेरा, ऑल्टरनेट एंगल थीटा। तो मैं ये ट्राइंगल देख पा रहा हूँ, कहाँ गया ये ट्राइंगल, ये वाला, ये ट्राइंगल मैं देख पा रहा हूँ। इसे थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। इस ट्राइंगल के अंदर ये ब्लू वाली जो लाइन जा रही है, ये ब्लू वाली लाइन किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये पिंक वाली लाइन। अगर ये बेस हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा ऑफ दिस ब्लू वाली लाइन। यस और नो, यस सर, है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जैसे हम 10th क्लास में करते थे। तो ये जो लेंथ निकल कर आएगी ये कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा, और नीचे वाली लेंथ तो आर के बराबर है। तो जो टोटल हाइट हमारी निकल कर आई इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कितनी हो गई, एम जी
r प्लस r cos थीटा और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये एनर्जी इक्वेशन मैंने लिख ली भाई। इनिशियल के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। और इस ट्राइंगल को देखते हुए मैंने ये बेस कंपोनेंट निकाल लिया। मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दे रखी है, रेडियस r के बराबर दे रखी है। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पर ये जो बेस कंपोनेंट है उस बेस कंपोनेंट को निकाल लिया। भाई आई होप सबको बेसिक चीज़ें तो आती ही होंगी, इतना तो आना चाहिए। तो यहाँ पर से बस आप u की वैल्यू निकाल लेना, इतनी सी इक्वेशन आपको चाहिए और तो कुछ नहीं है। और एक और चीज़ इसके अंदर पता है क्या पूछी जा सकती है, अब मैं इसके वेरिएशन करवाता रहूँगा। देखो एक और चीज़, सेम आपको वही क्वेश्चन दे देगा, सेम वही कंडीशन दे देगा। आप यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने के बाद आपकी v एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, v की क्या है, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, सिंपल एज दैट। अगर आपकी यहाँ पर v की नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो आपको ये बताना है कि ये जो एंगल है, ये एंगल फाई कितना है। बस आपको वो यहाँ पर दो चीज़ें दे देगा। मान लो ये दे देगा, u की वैल्यू गिवन होगी, v विच इज़ नॉन ज़ीरो, ये भी आपको यहाँ पर गिवन होगी। वो आपसे पूछेगा भाई ये बता ये फाई की वैल्यू कितनी है। कुछ नहीं करना है, एनर्जी इक्वेशन लगानी है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर आपके पास एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, और बी पॉइंट पर आपके पास एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर अलॉन्ग विद द पोटेंशियल एनर्जी। फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये एंगल फाई हो जाएगा तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आर कॉस फाई, और ये लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी हमारी आर के बराबर। तो आर प्लस आर कॉस फाई इंटू एम जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये एनर्जी इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास जो पार्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, वो वाला पार्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी का, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का पार्ट, सिंपल एज दैट। फिर से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि हम रेफरेंस लोअर मोस्ट पॉइंट को ही मानकर चल रहे हैं। देन जब हम बी पॉइंट पर आ जाएंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वी जीरो नहीं है इस पॉइंट पर, और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी। हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट देख लेनी है, वो आर प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगी। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू, मतलब फाई की वैल्यू आप निकाल लेना। ये चीज़ क्लियर है। चलो एक और चीज़ हम कर लेते हैं, स्लैकिंग एंगल। स्लैकिंग एंगल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद थोड़ा सा टेंशन वगैरह की बातें करेंगे। मैंने यहाँ से u वेलोसिटी दी, यहाँ पर आकर आपकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर आपका जो पार्टिकल होगा वो रोप के अंदर टेंशन लूज कर देगा। इस केस में टेंशन आपकी लूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये पार्टिकल जो है लदाख करके नीचे गिर जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे नीचे गिर जाएगा। सवाल यही आता है कि ये स्लैकिंग एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। एक ऐसा एंगल, स्लैकिंग एंगल को ध्यान से समझना, एक ऐसा एंगल जिस पर जब तुम्हारा पार्टिकल आए तो जो टेंशन हो वो 0 हो जाए, उसे हम स्लैकिंग एंगल या ढीला एंगल कहते हैं, ढीली पड़ जाती है। तो उसका फॉर्मूला होता है cos फाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 GR अपॉन में 3 GR। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्या लिखा है मैंने फॉर्मूला, यू स्क्वायर माइनस 2 GR अपॉन में 3 GR। वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन होगी, यू की वैल्यू आपको गिवन कर देंगे, रेडियस की वैल्यू आपको गिवन कर देंगे, आपको हमेशा स्लैकिंग एंगल निकल कर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टेंशनों की, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टेंशन्स की बात करेंगे। टेंशन्स में हमसे क्या पूछा जाता है, कहता है कि भाई लोअर मोस्ट पॉइंट पर अगर इसकी स्पीड u के बराबर है, फाइंड द टेंशन हेयर। यहाँ पर बताओ टेंशन क्या होगी। सिंपल एज दैट, आपको ध्यान रखना है नीचे की साइड क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, नीचे की साइड क्या लगेगी, ग्रेविटी की फोर्स लगेगी mg। तो टेंशन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में r प्लस mg। ध्यान रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस ग्रेविटी की फोर्स, क्लियर है। फिर वो पूछेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर बताओ, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी v2 है तो बताओ यहाँ पर टेंशन कितनी होगी।
मैं इसे बी पॉइंट कहता हूँ। तो टेंशन एट द पॉइंट बी विल बी इक्वल टू, देखो ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, यस। नीचे mg लग रहा है, यस। तो टेंशन एट द पॉइंट बी विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में r माइनस mg। ठीक है। अब एक और चीज वो कह सकता है, ये तो ठीक है हमने निकाल लिया सबसे लोएस्ट पॉइंट पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, ये इजी हो जाता है हमारे लिए। एक वो हमसे पूछ सकता है एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है सर, तो हमसे पूछेगा एट एनी जनरल पॉइंट, यहां पर होगा, यहाँ आपकी स्पीड v के बराबर है। अब बताओ सर टेंशन कितनी होगी? ये एंगल आपका थीटा दे देगा वो ज्यादा से ज्यादा। देखो हमने कहा ये mg एक्ट कर रहा है, हमने कहा ये mv स्क्वायर बाय r एक्ट कर रहा है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो आपके पास यहाँ mg दे रखा है उसे आप दो भागों में बांट लीजिए, एक तो ये हो जाएगा mg cos थीटा जो हमने पढ़ा था, और एक ये वाला हो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg sin थीटा। आपको सिर्फ इन दो कंपोनेंट से मतलब है। तो टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन में r, सिंपल एज दैट। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे v की वैल्यू गिवन है, रेडियस की वैल्यू गिवन है, ये एंगल मेरे पास गिवन है। मुझसे क्या पूछा गया? टेंशन निकालो। तो आपको क्या करना है, ये जो mg है इसे दो भागों में तोड़ देना है, जिसमें से आपका यूजफुल कौन सा होगा? ये ब्लू लाइन के अलोंग जो हो, अलोंग द रेडियस हो। तो mg ये एंगल है, तो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास कौन सा आएगा? mg cos थीटा। ध्यान रखना ये जो mg है मेरे पास, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं यार। ये जो mg है मेरे पास, ये अलोंग दिस लाइन टूटेगा तो कैसा टूटेगा? कॉस कंपोनेंट में। और ये वाला कॉस कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ ऐड हो जाएगा, तो हमारे को नेसेसरी क्या दे देगा? टेंशन निकाल कर दे देगा आपको। क्लियर सर? दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो हमने एक पत्थर को क्या करा? लेंथ l की स्ट्रिंग से बांध दिया। ठीक है। एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्टोन एट इट्स लोएस्ट पोजिशन हैज अ स्पीड u। यहाँ पर इसकी स्पीड u है। The magnitude of the change in velocity as it reaches the position where the string is horizontal। तो जब स्ट्रिंग आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो यहाँ इसकी स्पीड क्या हो जाती है? v हो जाती है। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। ध्यान रखना यहाँ जे कैप होगा, यहाँ आई कैप, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज पूछा गया है। तो हम लिखेंगे वी जे कैप माइनस यू आई कैप। क्लियर? अब हम यहाँ पर इस सवाल को निकाले कैसे? हमें v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और v की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? अगर कुछ ना पता चल रहा हो तो भाई एनर्जी इक्वेशन कंजर्व कर दो। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। पोजीशन ए पर मैंने लिखा हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। पोजीशन बी पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी आर। मुझे लेंथ तो दे ही रखी है, तो आर की जगह मैं एल लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एम जी एल। ठीक है। अब यहां पर से मैं क्या करूंगा? हाफ, या छोड़ो हाफ को वहीं पर रहने दो, मैं एम 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 काट दूंगा, और वी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी यू स्क्वायर माइनस 2gl। ठीक है। दैट इज v की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी यू स्क्वायर माइनस 2gl अंडर रूट। अब उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी निकालिए, वो है वी जे कैप माइनस यू आई कैप। ठीक है। तो उसे हमने लिखा वी जे कैप माइनस यू आई कैप। तो वी जे कैप हमारे पास कितना निकल कर आया? यू स्क्वायर माइनस 2gl का अंडर रूट जे कैप माइनस यू आई कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या होगा? इसका स्क्वायर, मतलब माइनस यू का होल स्क्वायर तो प्लस यू स्क्वायर ही बन जाएगा, और प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में था, इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2u स्क्वायर माइनस 2gl अंडर रूट। ठीक है। अब हम अपने ऑप्शन को चेक करेंगे। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर ए है, यू स्क्वायर माइनस 2gl। बस 2 को हमने यहाँ पर क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो ऐसे करके हमारे पास हमारा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही करके बहुत ही बेसिक सा सवाल आपके पास आने वाले हैं, लेकिन मैंने फिर भी सब कुछ करवा दिया। टेंशन निकलवा दी, स्लैकिंग एंगल निकलवा दिया, एनर्जी इक्वेशन बैलेंस करवा दी, कंडीशंस बता दी, सब कुछ आपको मैंने यहाँ पर निकलवा दिया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसी पॉजिटिव नोट पर हम इस चीज को खत्म करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसके अंदर हम मिलेंगे, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम वगैरह एंड कोलिजन, सब उसके अंदर हम कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। वैसे तो अच्छी लगी ही होगी, ऑब्वियसली इतना अच्छे से बताया गया है सब कुछ, है ना? तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।
वो मेन इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक रीच हो पाए, उनकी हेल्प हो पाए। मेंटरिंग चाहिए और वैसे भी मैंने बोल रखा है कि जो ये एंड मंथ की मेंटरिंग है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप टेलीग्राम लिंक को जॉइन कर लेना, वरना मेरे से कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हो। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।